मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। योर माइक इज वेरी हाई। Yes, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Very good morning. तो बताइए भाई मनिका, क्योंकि हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सबने करी बहुत अच्छे से, कुछ फीलिंग्स में चेंजेस आए सबके। अब ऐसे लग रहा है कि बस पैसे को प्यार करें बच्चे की तरह लगा लगा के छीनने से। हाँ, शर्म नहीं करनी है पैसे को प्रेम दिखाने में ना। हाँ, जैसे बच्चों को हम मतलब कि भरे बाजार में सबके सामने पुचकारते भी हैं, दुलारते भी हैं, उसको प्रेम बिल्कुल। से खाना भी खिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है हर समय। हम्म, और पैसे का मतलब ना, अब सपोज हम लोग जैसे 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बीच में हमें भाई कहीं से कोई गिफ्ट आ गया है, ठीक है, या फिर कहीं से, जैसे पहले का ध्यान है, जैसे भाई हमारे बड़े लोग बोलते थे कि भाई जैसे पैसा मिला हुआ बड़ा शुभ होता है, कि भाई चाहे हम्म, आपको एक सिक्का भी मिल जाए तो आप उसको ना ऐसे प्रेम से कि भाई माथे के लगा के उसको उठा लो। आज पता हम्म, नहीं क्यों ऐसे ही बैठे बैठे ना, मैं दिन में ऐसे ही मनी चैप्टर के बारे में कुछ सोच रही थी, वो चलती रहती है ना कैलकुलेशन कुछ कुछ माइंड में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, हमेशा से मतलब हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि भाई जब भी कुछ ऐसे सड़क पर पैसा गिरा हुआ मिलता है ना, तो हमेशा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मुझे वो समझ में आया कि हाँ, जैसे अनवांटेड मनी जब भी मिलता है ना हमें, तो एकदम से खुशी मिलती है। तो वो क्यों कहते थे कि भाई सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे सड़क पर पड़ा हुआ कोई 100 का 50 का नोट मिल गया, और मैंने उसको उठा के और बड़ी खुशी से रख लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अपना प्रेम जो है वो समर्पित कर दिया। तो वो देख रहा है कि हाँ, मैं सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन इसने मुझे इज्जत दी, इसने मुझे मान दिया, अपने पास रखा प्रेम से। तो प्रेम देने का एक ये साइकिल मैंने शुरू कर दिया कि अब पता नहीं कि भाई ये जो मैंने पड़ा हुआ उठाया था, ये और कहाँ से अट्रैक्ट होकर और मेरी तरफ आ सकता है। तो मुझे ये हम्म, चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी कि देखो, अब हमारे सारे जितने भी बुजुर्ग हुए हैं कि भाई जो इस टाइम हैं या नहीं है, हमें सब लोग ये चीज़ें सिखाते थे। लेकिन हम ऐसे ही कि नहीं, ये तो बेकार की बातें, ये फूड की बातें हैं। मतलब मुझे खुद का ध्यान है कि कितनी बार होता था कि भाई कितनी बार ऐसे कभी कोई 100 का नोट पड़ा हुआ दिख रहा है, कोई सिक्का पड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब मैंने कभी नीचे गिरा हुआ पैसा कभी नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि मैंने कितना उसको इंसल्ट किया हुआ है कि भाई आपके सामने वो कुछ आपको मतलब होता है ना कि वे मैजिकल क्यों आपको दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, पैसा आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपने उसको अवॉइड कर दिया। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की, और मैंने कसम खा लिया आज जब बैठे-बैठे ऐसे सोच रही थी ना कि हाँ, आगे से कभी भी ऐसा होगा तो मैं कभी भी उसको नकारूँगी नहीं कि भई दिख रहा है तो उठा लो उसको, इज़्ज़त देंगे तभी वो हमारे पास आएगा। हम्म, तो ये सब चीज़ें ना अपने आप देखो आती हैं कि भई जब हम इस तरह की किसी प्रैक्टिस में अब जैसे कर रहे हैं, तो अपने आप हमारा दिमाग, हमारा दिल ना हमें मतलब होता है ना, सिंबल्स देता है कि भई हाँ, आपको कैसे करना है, आपने अपने पीछे कैसे गलतियाँ की हुई हैं, तो उसको हम रिपीट ना करें। तो सबको भई जैसे भई मैं कनेक्शन बिठा रही हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे किया हुआ है, आगे से मुझे नहीं करना। तो हम सबको मतलब कि वो होता है ना, चौकन्ने होना है हर मोमेंट के लिए, कि भई कौन-सी प्रैक्टिस हम अपनी लाइफ में अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मतलब के ऊपर बात है कि भई कुछ भी कर सकते हैं। सारी हमारी फीलिंग वाली बात है। तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा, जैसे जब भी मुझे आज ये ध्यान आया ना कि हाँ, ये मैंने कहीं न कहीं गलती की हुई है, तो आगे ये से मुझे लगता है सभी ने की हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे पाउंड में एक पेनी होती है कॉपर की ना, पेनी, वन हुँ, पेंस, टू पेंस। तो हुँ, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, टू पेंस तो फिर भी चलो, वन पेंस सड़क पे पड़े वो होते हैं। हम हुँ, लोग कहते हैं छोड़ो, मतलब कभी उठाया ही नहीं, कभी ऐसे सोचा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक आंटी है ना, हमेशा मैं उनको देखती थी, कई बार वो कहती थी कि भी पेनी भी उठाओ, कि पेनी के बगैर पाउंड पूरा नहीं होगा, हाँ, 99 पेंस काउंट होंगे। 99 रह गए, अगर उसको एक पूरा पाउंड करना है, तो आपको वो जो सिंगल पेनी है, हाँ, वो उसको हमेशा, मतलब अब मुझे भी दिमाग में बात आ रही है कि कितनी, मतलब उन्होंने ये अच्छी बात सोची हमेशा, हाँ। कि वो पेनी पड़ी होती थी वो उठा लेती थी, और जैसे उठा के कि भी जो 99 पेंस है, पेनी के बगैर पाउंड पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, भई कोई बहुत अच्छी चीज़ है, आप खरीदने के लिए जा रहे हो कि भई पूरा 1 पाउंड चाहिए, आपने पूरा अपना सब कलेक्ट कर लिया कि भई 99 इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर वो सिंगल पेनी अगर नहीं है ना, तो उसके बिना आपकी वो मनपसंद ये चीज़ आएगी ही मतलब नहीं अब आपके पता पास। लगता है कि कितनी वाकई में सच बात है, मतलब हम भी हाँ, गलती करते हैं, क्योंकि पैनी को हम वैल्यू नहीं देते।
और लोग फेंक देते हैं, उछाल देते हैं, मतलब लेकिन अब उससे लगता है कि वैल्यू देंगे उसको ना। हाँ, नहीं हमेशा मतलब आगे से वही है कि भई, और वही जैसे भई मैं स्टार्टिंग यही कर रही थी कि भई अब हमने जैसे ये 3 दिन की प्रैक्टिस की है ना, तो हमें कहीं से कि भई मनी सेक्टर में भी अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है? या फिर कहीं से कि भई कोई हमारे लिए गिफ्ट अगर ले आया है, या फिर कुछ हमें मिल गया है, कहीं से कोई डिस्काउंट ऑफर मिल गई है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी मनी प्रैक्टिस के अंदर ही आती हैं। भाई, हुँ, क्योंकि अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया तो वो भी अपने पैसे खर्च करके तभी लेकर आया है। आप कहीं शॉपिंग के लिए गए हो, अचानक से आपने देखा तो था कि वहाँ पर सिर्फ 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप शॉपिंग करने गए, ऑफर एक ओपन हो गई कि हाँ, जिससे मैं मतलब कि भई 4 से 5 के बीच में जो भी शॉपिंग करेगा सबको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये हुँ, क्या है? तो आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने मनी प्रैक्टिस की थी ना, ग्रैटिट्यूड किया था, इसलिए मुझे ये ऑफर अच्छी मिल रही है आज। तो हर समय बस मतलब कि आँखें खोलकर देखनी है हमें कि कहाँ से, किस तरह से हमें सिंबल्स हुँ, मिल रहे हैं कि भई यहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से ये फ़ायदा हो रहा है, कहीं पर पता नहीं था, कोई स्कीम आपके लिए नई आ गई, कोई अच्छी ऑफ़र आपके लिए आ गई। तो ये सारे आपके इन प्रैक्टिसेज़ के रिज़ल्ट होते हैं। और चाहे हुँ, आपको लगे कि नहीं ये तो मुझे पता ही था। हुँ, कई बार हमें ना ऐसे मतलब कि आ जाते हैं कि नहीं ये तो पता ही था, हमें तो पता ही था कि भई ये हमें ऑफ़र मिलने वाली है, या हमने फलाना स्कीम के लिए तो अप्लाई किया ही हुआ था। लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं ना कि नहीं हमने प्रैक्टिस की थी इस वज़ह से हमें मिल रही है, तो हम क्या हुँ, करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी लाइफ़ में कि भई एक जगह से हमें पता था लेकिन हमने उसको ग्रैटिट्यूड देके ना उसको और 10 जगह मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हुँ। नकारना नहीं है किसी भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी को जिसको कि हम महसूस कर पा रहे हैं। और किसी को अगर अभी कुछ सवाल है तो किसी का पूछ सकते हैं, फिर हम क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हमारा आज से इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है रिलेशंस का। अम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे लगता है सब लोग स्टार्ट हेलो करेंगे तो दीदी, अच्छा रहेगा। हाँ जी, हेलो पूजा। कैसे हो? हेलो, हाय मीनू। हाय हाय, हेलो एवरीवन। गुड हेलो। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। जी। गुड आफ्टरनून। नो गुड गुड मॉर्निंग फॉर आफ्टरनून। लेट कमर्स। हमने कल डिसाइड किया था कि जो टाइम से लेट होगा उन सबके लिए गुड आफ्टरनून होगा। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा ये गुड मॉर्निंग होती थी। हाँ, गुड मॉर्निंग फॉर द पंक्चुअल स्टूडेंट। एक्सेप्टेड। क्योंकि कुछ एक नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट आई वाज पंक्चुअल। वो थोड़ा ये कनेक्शन, नहीं नहीं, कनेक्शन लूज हो रहते हैं। थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम आती है, तो बाहर भी बच्चों की क्लास चल रही है, यहाँ भी, तो जब बस क्लास जब थोड़ा हम सा नेट। सेशन में आकर आई बैठ वाज ऑन टाइम, तो सब। हमारी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो। नहीं नहीं, ये मजाक की बातें हैं। तो मैं ये कहती कि भाई हमारा हाँ, जो है ना मनी चैप्टर वो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी भी अगर हमारा किसी का कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा है तो वी कैन टेक इट बिफोर नेक्स्ट चैप्टर्स रीडिंग। या फिर सब चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो फिर बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस सब लोगों ने की अपनी अपनी आज पूरा दिन। अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। हम्म। तो मैं वैसे ये चीज पहले डिसाइड मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी पिछले 5 मिनट में कि हमें सिर्फ जब हम मनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कई तरह से अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिल गया है या कहीं से कोई एक अच्छी ऑफर अगर आ गई है कि भाई ये यूनिवर्स है ना हमें अलग अलग तरह से मैसेज देता है। तो हमें मनी को सिर्फ मनी से नहीं कि भाई अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है, कोई अच्छी ऑफर आ गई है, कोई स्कीम अच्छी अगर मिल गई है, तो वो सब भी हमारी इस प्रैक्टिस का ही पार्ट होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें कनेक्ट करना है कि हाँ, हमने मनी को ग्रैटिट्यूड दिया था, तो हमारे पास ये ऑफर जो हैं ये चलकर आई हैं अपने आप, ठीक है? मतलब हर चीज़ को अब हम कनेक्ट करेंगे कि भई कुछ भी आ रहा है मतलब कि चाहे मतलब कि भई कहीं पर ₹10 का नोट भी पड़ा हुआ मिल गया ना, तो उसको भी उठाकर गले से लगा लेना है
और उसके लिए थैंक्स गिविंग करनी है। क्यों? क्योंकि हम जब सड़क पर जा रहे हैं, हमें कहीं एक नोट मिल गया या सिक्का मिल गया, तो ये नहीं करना कि यार इसकी तो क्या वैल्यू है, इसको क्या करेंगे उठा के। वो सिक्का या मतलब कि वो एक छोटा सा नोट हमें बता रहा है कि देखो मैं पढ़ा हुआ मतलब मिल रहा हूँ, तो आपके लिए एक सिग्नल है कि हाँ आपके लिए कोई अच्छी न्यूज आने वाली है, या फिर मनी के सेक्टर में भी हो सकती है, या फिर कहीं पर भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस तरह से भी पैसे को नकारना नहीं है, नेगेटिव फीलिंग नहीं देनी है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बहुत अच्छा। क्वेश्चन, जैसे कई बार क्या होता है कि मंदिर में हम है, नहीं सॉरी मंदिर में नहीं, हमें कहीं है पैसे मिल गए बाई चांस चलते हुए, तो हम उसको मंदिर में दे देते हैं कि भाई ये तो हमें मिले, हमारा पैसा नहीं है। कई बार कॉइन्स मिल जाते हैं चलते फिरते, वॉक पे गए हैं, कहीं भी पे गए हैं, तो हम क्या करते हैं उसको, दिस इज नॉट आवर मनी, तो वी हैव टू गिव समवन और टू प्लेस टू द मंदिर कि भाई, तो ये अब इस चीज में कैसे करना है? आप उसको जब उठा रहे हो ना कि भाई उसके लिए पहले आप थैंक्स गिविंग करो कि भाई अरे वाह कि भाई ये आपने मुझे मतलब कि सिंबल दिया है कि भाई आप मुझे बताना चाहते हो कि भाई यूनिवर्स को जैसे आप एक इसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि भाई आप मुझे क्या बताना चाहते हो कि मेरे लिए अच्छी खबर है, मुझे कहीं से पैसा मिलने वाला है। अब ये थैंक्स गिविंग करने के बाद ना पहले आप उसको एक्सेप्ट करो, आप ये नहीं बोलो कि ये पैसा मेरा नहीं है। जो पैसा अगर वो आपके लिए नहीं ओके होता ना, तो वो आपके लिए सड़क पर नहीं मिला हुआ दिखता आपको, वो आपके सामने इसीलिए आया है कि भाई आप मुझे उठाओ और प्रेम करो। ठीक है, तो आप फाइन उसको ओके उठा लो, उसको मतलब ग्रेटिट्यूड करो, और फिर आगे कि भाई जिसको भी आप देना चाहते हो अपने पास रख लो एज ब्लेसिंग, या फिर किसी को देना चाहते हो कि भाई मंदिर में ही चलो चढ़ा दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई रोड पर कोई चल रहा है आप उसको भी दे सकते हो, वो अपनी फीलिंग की बात है, कैसे भी कर सकते हो आप। राइट तो सिर्फ और सिर्फ टोटल जो फंडा ये है कि भाई कहीं से कुछ भी मिल रहा है ना, तो उसको अवॉइड नहीं करना है हमने, कि भाई आपके पास कुछ भी आ रहा है पहले उसे एक्सेप्ट करो, फिर आगे जहाँ फीलिंग आती है वहां पर उसको दे दो। अगर हमारा कुछ नहीं होता तो हमारे पास ऐसा नहीं आता, मतलब यूनिवर्स है ना बहुत ज्यादा शातिर है, इसको पता है कि किसको कब क्या चीज देनी है, तो सिर्फ हमें चौकन्ना होकर देखना है उसको। चलिए, और किसी का कुछ मनी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वी कैन टेक, क्योंकि एक बार दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा सेंसिटिव होता है चैप्टर रिलेशनशिप वाला, और बिल्कुल चौकन्ना होकर सुनने वाली बात है, एक एक वर्ड एक एक लाइन इसकी। तो मुझे लगता है अभी मनी वाला सबका बिल्कुल क्लियर है, और ये जितनी भी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना कि भाई सपोज अभी हमने मनी का कंप्लीट किया है, अब हम रिलेशन वाले चैप्टर में एंटर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम जब रिलेशन वाले चैप्टर में एंटर कर रहे हैं तो हम मनी को छोड़ दें, हर चीज को पैरेलल साथ में लेकर चलनी है। और जैसे भाई हम पूरा दिन उठते हैं तो अपना फ्रूट डाइट भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, नारियल पानी भी लेते हैं, अपना सॉलिड खाना है वो भी खाते हैं, सब चीजों की बैलेंसिंग बनाते हैं, वैसे ही सेम हमारे चैप्टर हैं कि भाई हर चीज को पैरेलल साथ में लेकर चलना है, क्योंकि किसी को भी लगेगा ना कि हाँ इसने हमें अवॉइड कर दिया, तो वही नाराज होकर रूस कर एक तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी अवॉइड नहीं करना है। अब रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे, और साथ साथ में पैसे का जो भी लेन देन है, कहीं से कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ अच्छी ऑफर आ रही है, कहीं से कुछ भी इस तरह से सिग्नल्स मिलते हैं, तो उनके साथ भी ग्रेटिट्यूड अपना पूरा बराबर रखेंगे हम लोग। चलिए, लेट्स स्टार्ट द न्यू रीडिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर एक्चुअली। पूजा आप पढ़ रहे हो आज? यस ओके लीजिए, अब ये आ गया शक्ति और संबंध, पावर एंड रिलेशनशिप। अब इसमें भी देखो कितना ऐसे प्यारा, मतलब कि भाई बर्ड्स का कपल इन्होंने दिखा दिया कि भाई प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम जहाँ पर है ना वहां पर वैसे ही संसार बहुत सुंदर है। मतलब इसको तो मुझे लगता है कुछ डिस्क्राइब भी करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ चैप्टर अपने आप पढ़ते जाओ, और जिसको जितना प्रेम करना आता है ना, या जो जितना प्रेम करता है, वो अपने अकॉर्डिंग उतने वर्ड्स इसमें ऐड कर सकता है कि हाँ, मतलब कि एक एक लाइन हम पढ़ेंगे ना, उसके साथ साथ हमारा विजुअलाइजेशन चलता रहेगा कि हाँ हमने कब ऐसा किया था, कब हमने ऐसा किया था,
और ये जो प्रेम है ना, इन्होंने एक सिंबॉलिक दिखाया है कि भाई बर्ड्स का कपल इन्होंने दिखा दिया है, बट इसमें ये कोई भी हो सकता है कि भाई माँ के साथ बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो बहुत अच्छी सहेलियां भी हो सकती हैं। सिर्फ ये इन्होंने एक सिंबल हमें दिखाया है कि भाई प्रेम किया है तो वहां पर संसार में अबंडेंस ही अबंडेंस है, कि भाई आपको यूनिवर्स प्रेम में अगर डूबोगे तो वहां पर भी आपको अबंडेंस देना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं लेना है कि ये सिर्फ प्रेमी मतलब प्रेमी और प्रेमिका का ही इन्होंने प्यार दिखाया है। इसमें किसी को भी फिट कर सकते हैं कि भाई मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, मुझे अपने सारे घर से बड़ा प्रेम है, जो भी हम लोग घर में रहते हैं मुझे तो सबसे बड़ा प्यार है। तो किसी को भी इस फ्रेम में हम फिट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ जी। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ऑगमेंटिनो 1923 से 1996 तक, सेल्समैन और लेखक। कि चाहे संपर्क कितना ही मामूली, कई बार हमें लगता है कि ये जो हमारा रिलेशन है ना, ये तो बस ठीक ठाक है, मतलब इसमें हमें क्या और ज्यादा इनपुट डालना चाहिए, या इसमें हम क्यों मेहनत करें, इसको ना करके हम अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार कर लें। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई कोई भी जो भी हमें अपना रिश्ता जो है मामूली लगता है या ओके ओके लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक ठाक चल रहा है, तो उसमें भी अच्छा व्यवहार ही करें, और बिना उसमें नाप तोल करे कि भाई प्रेम के लिए ना पैमाने नहीं होते हैं कि भाई किससे कितना प्रेम करना है। जहां पर प्रेम की बात आती है वहां पर सारे पैमाने टूट जाते हैं। तो बिना किसी के सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है। क्यों? क्योंकि जब हम कि भाई हमने उसको इतना प्रेम कि भाई मेरी सहेली है, कि भाई उसको मैंने 10 बार फोन किया लेकिन उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, लेकिन जब भी मैं उसे फोन करती हूँ तो बहुत प्रेम से बात करती है, हमेशा पूरी फैमिली का हालचाल पूछती है, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कारोबार के लिए, हर चीज के लिए ना बड़े अच्छे से पूछती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि भाई अब ये जो 11वीं बार है मुझे कॉल करना चाहिए? हाँ, कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, वो हमेशा मुझसे दिल की बातें करती है। तो मैंने क्या किया, बिना ये सोचे समझे कि हर बार मैं ही क्यों फोन करूं, हर बार मैं ही क्यों उसको बुलाऊं, या हर बार मैं ही क्यों इनिशिएटिव लूं, बिना ये सोचे समझे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उससे और ज्यादा अच्छी बातें करूं या वो मुझसे और अच्छी बातें करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में सब चीजें, और कि भाई एक से प्रेम किया तो पता नहीं और 10 जगह कितनी, मतलब कि हर लाइफ के हर कोने कोने से प्रेम अपने आप आने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब उस सहेली से बात करते हुए वो मेरी यूनिवर्स फीलिंग देखता है ना कि हाँ इसको अच्छा लगता है, ये कभी अपना ऐसे भेदभाव नहीं करती कि भाई हमेशा किसको पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब एक जगह उसने मेरी ये फीलिंग देखी तो क्या किया, मेरे आसपास के जितने लोग थे ना उन सब से मेरे बहुत अच्छे और मीठे रिश्ते पनपने लगे। ये क्या होता है कि भाई हर समय सिर्फ प्रेम करना है बिना कोई भेदभाव किए। ओके। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शांति शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। कि भाई बिना किसी भेदभाव के, ये नहीं है कि भाई ऑफिस में जो स्टाफ है, जो मेरे अंडर काम करते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, कि उनको तो हर समय डांट डांट के हमने काम करवा लिया और घर में आके हम पूरी तरह से प्रेम कर लें अपने घर वालों से। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑफिस में लड़ झगड़ कर आए हो, ऑफिस में सबको डांट डपट करके आए हो, सबके लिए आप मतलब कुछ मन में हर समय गुस्सा रखते हो कि किसी को अकल नहीं है काम करने की, अगर ये फीलिंग लेकर अगर ऑफिस में अगर काम किया, अपने प्यून के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो वही फीलिंग लेकर आप घर में भी वापस आओगे। उस नफरत के छींटे, उस गुस्से के छींटे जो है
जब आप साथ में लेकर आ रहे हो, आपके घर पर भी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जो भी सामने आ जाए, बिना ये देखे कि भाई ये तो मेरा फैमिली का मेंबर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, इनसे तो मैं बहुत प्यार कर लूंगा, लेकिन जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो सब मैं खूब डांट डांट के सबसे काम करवाऊंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी सामने आए कि भाई अगर कोई ये चाहता है कि मैं घर में ना बहुत प्रेम से रहूं, कि भाई मैं जब शाम को जाऊं ना तो बस सबके हंसते हुए चेहरे मुझे नजर आए, तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा दिन 8 घंटे की जो वर्किंग की है ऑफिस में बैठ के, वहां पर भी आपको प्रेम दिखाना होगा, वहां पर भी प्रेम देना होगा। क्योंकि पूरा दिन जब प्रेम की फ्रीक्वेंसी में समझो कि भाई हम रहे, तो पूरा दिन हमारा माइंड उसी रास्ते पर चलता रहा, और शाम तक होते होते वो इतना डीप हो गया कि जब हम घर पर गए तो घर वालों के ऊपर उससे और कई गुना प्रेम हमारा झलक रहा है। और क्योंकि पूरा दिन प्रेम की फ्रीक्वेंसी में थे, तो जिनसे भी शाम को मिल रहे हैं, चाहे यार दोस्त मिलने आए चाहे घर पर गए, सब हमारी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आते गए। लेकिन अगर पूरा दिन घर पर, अगर ऑफिस में बहुत ज्यादा सबको डांट डपट करते रहे, सबसे गुस्सा करते रहे कि भाई हाँ सबको, कि भाई तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा मैं, तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगा, तूने उस दिन छुट्टी की थी, तुझे काम करने की अकल नहीं है, अगर ये असर किया, वो होता है ना कि भाई अगर रास्ते में से अगर हम कहीं एक गंदे रास्ते से जाएंगे तो वो जो धूल मिट्टी के कण हैं जो हमारे कपड़ों पर चिपक गए हैं या हमारे हाथों पर लग गए हैं, जब हम अपने घर पर वापस जाएंगे या फिर उनके पास जाएंगे जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो उस धूल मिट्टी के, उस कीचड़ के छींटे हमारे घर पर भी पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पूरा दिन भी हम अच्छे और साफ सुथरे प्रेम भरे रास्तों पर चलें, ताकि घर पर जब जाएं तो प्रेम के छींटे पड़े, ना कि धूल और मिट्टी के, कि भाई कीचड़ नहीं झाड़नी है हमने शाम को घर पे ले जाके। पूरा दिन प्रेम भरे रास्तों पर चलें तो शाम को वही सारे घर में बिखरेंगे। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी न भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें नियम है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि भाई मैं अगर मान लो सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार होके अपनी वर्कशॉप में चली गई, और मैंने क्या किया, जाते ही सारे स्टाफ को डांटना शुरू कर दिया कि ये सफाई क्यों नहीं की, ये कुछ सारा मिसमैनेज क्यों पड़ा है, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, कि पहले तुमने सफाई क्यों नहीं की यहाँ पर आके, ऐसे कोई काम शुरू करता है, कोई बैठने का सलीका है, और फिर सबको पूरा दिन डांटते रहे, तो उसमें किसका नुकसान हुआ? जो सुन रहा है शायद वो मेरी बात पर इतना गौर भी नहीं कर रहा है कि ये तो मैडम की आदत है, सारा दिन बोलती रहती है, इनको हर समय ना खींचने की आदत है, जब देखो जब गुस्सा इनकी नाक पर चढ़ा रहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो किस तरह से ले रहे हैं, इनकी तो आदत है ना, बोलेंगे जब चली जाएंगे अपने आप। नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दिन वैसा ही डिजाइन कर लिया। सबको जब मैं गुस्सा दे रही हूँ तो मेरे अंदर और बुरे शब्द आ रहे हैं और बुरी भावनाएं आ रही हैं, और जब लंच ब्रेक हुआ तो नीचे आकर क्या होता है कि भाई इतना ज्यादा गुस्से में भरे हुए, तो नीचे आकर वो जो खाना तैयार करके रखा हुआ है मेड ने कि भाई जो भी बना रहा है, तो वो खाने में भी कुछ कभी कंकर निकल आएगा, कभी नमक तेज हो गया, कभी मिर्ची तेज हो गई, या फिर मैंने खाया और मुझे इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, अब खाते रहो पेंटॉप और एसिलॉक की टैबलेट। क्यों? क्योंकि मैंने ही इतनी ज्यादा वो गुस्से की भावनाएं दे देकर अपने ऊपर ही खुद को नुकसान किया था, किसी और का कुछ नुकसान नहीं किया। सारी ही चीजें पलटकर मेरी तरफ आती, क्योंकि हमने इसमें जैसे क्वांटम फिजिक्स का एक वो नियम पढ़ लिया था कि जैसी एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी जो हम रिलीज करते हैं वही हमारे पास पलट कर आती है, या तो उतनी ही मात्रा में आएगी या फिर उससे बढ़कर आएगी। तो क्वांटम फिजिक्स यही है कि भाई जैसी जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे रिलीज होती है वही पलटकर हमारे पास वापस आती है, कि भाई मैंने अगर किसी को गुस्सा किया है तो उसकी भरपाई, उसका नुकसान, उसका मुआवजा जो है मुझे ही भरना पड़ेगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ओके। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे।
जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल लगभग 5 से 67 तक ईसाई धर्म प्रचारक गैलेशियंस 5:14 में। तो ये क्या कि भाई सिर्फ और सिर्फ है ना कि भाई जीवन का रहस्य अगर पता करना है तो सिर्फ आपको प्रेम करना है, आपको सब चीजें अपने आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं अगर अपने आप को देखूं, हो सकता है कि भाई समटाइम्स मैंने भी गलती की हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई जब कोई सामने आएगा, भाई जो लोग मुझे जानते हैं वो भी इस चीज को बताएंगे बहुत अच्छे से कि भाई चाहे मेरे सामने भाई मेरी बेटी है या फिर हॉस्टल से उसके दोस्त आए, कि भाई इतना ज्यादा होता था कि भाई एक बार में 12-12 बच्चे मतलब घर में आकर रहते हैं कि आंटी अब आलू का परांठा खिला दो। अब चाहे हिम्मत टूट चुकी है, मतलब 12 बच्चों को 10 बच्चों को एक साथ खिलाना, और बच्चे हॉस्टल से आते हैं, उनकी डाइट आप लोगों को पता होगी कि भाई कैसे खाते हैं बच्चे। अब आंटी आलू का परांठा खिला दो, आंटी उस दिन आपने ना वो बना के खिलाया था ना उस दिन, वो गोभी का परांठा वो भी बड़ा अच्छा था, आप ऐसा करो एक वो भी खिला दो। तो प्रेम अंदर इतना होता है ना कि पता नहीं मैं कुछ नहीं डालती, लेकिन कुछ भी प्रेम से खिलाओ। बच्चे ऐसे करेंगे कि भाई सालों साल, अभी भी मतलब कि भाई इतने साल हो गए हैं, बच्चे कहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी उनकी कॉल आएगी भाई बेटी से बात करेंगे तो जरूर बोलेंगे। एक बार है ना आंटी को भी बोला, फिर फोन पर वीडियो कॉल पर सबसे पहले, आंटी आपके आलू के परांठे बहुत याद आते हैं, मैंने इतनी कोशिश की मुझसे कभी भी नहीं बने। तो मैं बताती हूँ कि बेटा बहुत सिंपल सा है, सिर्फ ऐसे बना लो बन जाएगा। आंटी बना के देखा, लेकिन जो आप खिलाते हो ना उसका तो मतलब मुकाबला ही नहीं है। तो अब ये क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपनी बेटी के परांठे पे तो खूब सारा मक्खन डाल के दिया था और वो जो बच्चे खा रहे थे उनके ऊपर कंजूसी थोड़ा थोड़ा मक्खन डाल कर दिया। नहीं, वो जो प्रेम का मक्खन था ना वो सब बच्चों के परांठों पर बराबर तुला हुआ डला था, बिना किसी भेदभाव के। मतलब प्रेम से रिलेटेड तो मेरी लाइफ में अनगिनत, मतलब इतने ढेर सारे एग्जाम्पल है ना। अब ये पूरा जितना चैप्टर चलेगा ना बहुत सारे किस्से सुनाऊंगी मैं बैठकर अपने। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल हैं। आलोचना, क्रोध, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आप प्रेम करोगे ना, कि भाई पड़ोसी से भी आपने प्रेम किया तो पता ही नहीं चलेगा कब आप ऑफिस गए और बहुत अच्छी डील आई कि भाई हाँ बस ये तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट है आप इसको साइन कर दो। क्या कोई कनेक्ट कर पाएगा कि पड़ोसी से प्रेम किया था, ये ऑफिस में इतनी अच्छी ऑफर कैसे आ गई है? भाई ये बहुत बड़ा लॉजिक है। आपने सिर्फ प्रेम देना है, ये देखे बिना कि भाई बच्चे को प्रेम किया या पड़ोसी को किया या हस्बैंड को किया या वाइफ को किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रेम का रिजल्ट कहीं ना कहीं से अच्छी खबर के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर होकर लौटती है जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। अभी मैं एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे लग रहा था पड़ोसियों को भी दे क्या प्यार। हाँ हाँ, सबको भी भेदभाव नहीं करना है भाई। आपने पड़ोसियों को प्यार दिया ठीक है, तो आपने सोसाइटी के अंदर गाड़ी एंटर करी, पड़ोसी को आपने प्रेम से देखा ना, स्माइल दे दी कि अच्छा आपकी गाड़ी है कोई बात नहीं आप पहले लगा लो, मैं ना ऐसा करता हूँ बाहर लगा लेता हूँ। तो हर भाई आपको भाई कोई सामान लेकर आना है, कहीं आपको उठाने में दिक्कत हो रही है, पड़ोसी ने देखा कि अरे इसको तो बड़ी दिक्कत हो रही है, इससे ना इतना वजन नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि आपने प्रेम दिया ना तो वो आ गया, अरे 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 लाइए पूजा मैं आपका सामान उठा के मैं हेल्प करवा दूँ, मैं रखवा दूँ क्या। तो हर जगह प्रेम देना है भाई, हर जगह। यहाँ पर मतलब मेरा जितना भी मोहल्ला है ना कि भाई अगर मान लो कि भाई मेरे घर में अगर कोई मेड नहीं हो इस समय, कि भाई बड़ी दिक्कत है, तो जितनी भी सोसाइटी में मेड्स है ना वो सब मेरे घर आने के लिए तैयार होती हैं सारे, मतलब कि बोलेंगी अरे वहां पर है ना उन भाभी जी के पास चले जाओ, आप उन दीदी के पास चले जाओ ना वो बहुत अच्छी है। मतलब
अगर एक दिन में बुलाना चाहूँ ना तो 10 मिनट आराम से आ जाए, मतलब मुझे झांकना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मैसेज भेजना होता है कि भाई मुझे ना आज काम के लिए दिक्कत हो रही है तो आप किसी को भेज दो। एक के बजाय 10 आने को तैयार होती हैं। पूरी सोसाइटी में नाम फेमस है कि भाई हाँ, इनका काम कोई मना नहीं करेगा। प्रेम करो ना, पड़ोसियों को भी पता है कि भाई हाँ, ये जो है ना इनके यहाँ सबको बड़ा अच्छा लगता है, कि मतलब वो लोग पूछते हैं कि तो इनके यहाँ क्यों जाती है ऐसे बुलाती, कहती नहीं वो ना भाभी बड़ी अच्छी है, वहां पर जाकर हम काम कर देंगे। पड़ोसियों से भी प्रेम करो, मेड से भी करो, सबसे करो, नुकसान कुछ नहीं है प्रेम करने में, हर जगह फायदा ही फायदा है। ओके, इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि भाई सपोज कि भाई मम्मी और बच्चा है जैसे घर में, तो क्या मम्मी ऐसे कभी बोलती है कि नहीं पहले तू ना मुझे प्यार से मम्मी बोल, तू प्यार से मुझे आई लव यू बोल, तब जाकर ना मैं तुझे बढ़िया डिलीशियस खाना बनाकर खिलाऊंगी। नहीं भाई, बच्चा है, प्रेम है तो है ना अंडरस्टैंडिंग। ऐसा थोड़ी है कि भाई तू जब तक मुझे प्यार से नहीं बोलेगा ना, आज तू चाहे थप्पड़ मार रखा हो लेकिन तू पहले प्यार से मुझे आई लव यू बोल, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, तब जाके मैं तुझे शाही पनीर बना के खिलाऊंगी। नहीं तो तू ये है ना घिया की सब्जी खा ले। हम करते हैं कभी ऐसा? कभी भी नहीं करते। हमें पता है भी हमारा बच्चा, हमारा प्यार भरपूर है कि भाई बच्चे ने चाहे कुछ भी बोला हो, खिलाओ उसको या पढ़ाओ, हम भी उठा देते हैं, ले बेटा आज बड़ा अच्छा तेरे लिए ना आलू का परांठा खिलाया, देख कितना बढ़िया मक्खन पिघलता हुआ है ना, ऐसे मोतियों की तरह चमक रहा है, खा ले। बच्चा भी अरे वाह मम्मी आपने तो, आपको कैसे पता मुझे भूख लगी। मतलब जैसे ही आपने प्यार से परोसा उसके बिना मांगे, वो बच्चा भी कितना खुश हो गया, अरे वाह मम्मी, मैं तो ना रात को सोते हुए सोच रहा था कि सुबह उठते ही मम्मी को बोलूंगा मम्मी मुझे गर्मा गर्म ना बढ़िया मसालेदार परांठा खिला देना, मुझे मजे आ जाएंगे। आपको कैसे पता चला? तो जितना प्यार मैंने दिखाया उससे कई गुना वो बच्चे ने मेरे ऊपर उड़ेना शुरू कर दिया, कि वो इतना खुश हो गया कि वाह मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। मेरे से बोले, मेरे बोले बिना ही उनको सब पता चल जाता है, मेरे मन की बातें भी पता चल जाती हैं, सबको पता चलती हैं। लेकिन किसको? जो प्रेम करता है। वो थप्पड़ मारने वाली मम्मी को नहीं पता चलती बिल्कुल भी कि भाई हाँ सारा दिन मतलब कि मार पीट डांट डपट, ये नंबर नहीं लाया, वो नंबर नहीं लाया, 95% आने चाहिए थे। वो क्या होता है, वो बच्चा है ना जब भी देखेगा ना, अरे ये तो थप्पड़ वाली मम्मी आ गई, 95% नंबर चाहिए उसको, तो जैसे ही माँ दिखेगी ना सामने, इधर उधर कोनों में जाकर छुप जाएगा, रजाई के अंदर छुप जाएगा। जितनी भी मम्मियों ने अपने बच्चों को डांटा है ना सबका एक एक है ना पोल पट्टी खुलने वाली है कि भाई बच्चा इस टाइम क्या कर रहा है और मम्मी कितनी सेटिस्फाइड है अपने बच्चों को लेकर। सबकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी अब के, हाँ पता चल जाएगा किसने बचपन में कितना अपने बच्चों को पीटा हुआ है, कितने थप्पड़ लगाए हुए हैं। खूब मजा आएगा धीरे धीरे इसमें। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। वैसे तो ये वाली जो प्रैक्टिस है किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं। अगर मान लो किसी को ये लगता है कि हाँ हमारे इस रिश्ते में थोड़ी सी कहीं पर खटास है, ऐसे मुझे पता है जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं,
लेकिन कहीं एक कभी होता है ना कि हाँ गुस्सा आ गया, कि भाई कोई खटास लग रही है या मजा नहीं आ रहा है या पहले जितना मजा नहीं आ रहा, तो क्या करना है ये प्रैक्टिस, कि भाई सबसे पहले कि भाई हमें कौन सी चीजें पसंद है। सपोज मैंने अपनी 10 हॉबीज लिख ली, कि भाई मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे लजीज खाना बड़ा पसंद है, मुझे हर रोज नए नए कपड़े पहनना बड़ा पसंद है, मुझे सज धज के रहना बड़ा पसंद है। इस तरह से करके 10 अपनी लिस्ट बना लेनी है, और ये मतलब कि असली में करनी है, ये रिटन प्रैक्टिस है हमारी, कि पहले अपनी हॉबीज अपने गुणों को लिख लें कि हमें क्या चीजें पसंद है, और फिर जिसके साथ अपना रिश्ता हमें मधुर बनाना है, कि भाई किसी को बच्चे का साथ में करना है तो उसको भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्पाउस का करना है, कि भाई उसकी भी 10 क्वालिटीज लिखें कि उनको क्या क्या चीजें पसंद है। लिखने से हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ उनके अंदर ये गुण है, उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, और हमें उनकी यही तो क्वालिटी पसंद है। कि भाई पहले शायद इतना प्रेम नहीं था, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बात करते हुए देखा, तो उनकी बात करने की जो अदा थी वो बड़ी भाव गई मुझे, तो एकदम से ऐसे हुआ कि हाँ यही तो वो इंसान है, ऐसी ही तो मुझे पर्सनैलिटी चाहिए थी। या फिर लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है, या फिर लोगों के सामने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका वो बड़ा अच्छा है। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, कि भाई इतने ज्यादा मतलब कि माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंस पावर है, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी सबको लगता है। और फिर जैसे वो होमवर्क में देते थे, मिलान करते थे कि भाई इधर अपनी लिख ली, इधर जिसके साथ भी हमें मिलान करना है उसकी हमने लिख ली, फिर पेन से मिलान करना है कि कितनी हॉबीज हमारी आपस में मैच करती हैं। तो जब ये करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुण तो हमेशा ही हम सबके सामने गाते रहते हैं कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे प्रेम भी बड़ा अच्छे से करना आता है, मैं तो बड़े अच्छे से रहती हूँ। और सारा दिन दूसरे में हम कमियां ढूंढते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अच्छा गुस्सा बहुत आता है, अच्छा बोलने की अकल नहीं है, अच्छा ये नहीं किया, अच्छा नहाना नहीं है। हम क्या करते हैं, सारा दिन नेगेटिव चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो गुण हमें पसंद हैं अपने साथी के, हमें सारे वो लिखने हैं। और ये हमारी रिटन प्रैक्टिस है कि भाई ज्यादा जितने मर्जी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 10 लिखने हैं। और मुझे भरोसा है कि हाँ जिसके लिए भी आप ढूंढना चाहते हो, वो इंसान इस लायक तो होगा कि भाई 10 क्वालिटीज तो हम ढूंढ ही निकालेंगे कम से कम। मतलब इतना भी नहीं निकालना है कि इसके बारे में 10 क्या लिखूं, इसमें तो एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो वो चीज नहीं करनी है। ढूंढोगे तो कम से कम 100 निकल आएंगी। लेकिन ये रिटन असाइनमेंट है हमारा, सबने करना है। और कल मुझे बताना सब लोग कि हाँ जब हमने ये सारी प्रैक्टिस की तो कितनी हमारे जो है मैच हुए थे। सबने ओके स्कूल में ये दीदी। चीजें बहुत की हुई हैं, सब लोग बताएंगे अपनी कल। हम्म, मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर से जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता था। वह हर समय बीमार रहता था, वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा उसके 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, उनमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। देखिए क्या मतलब इतनी मजेदार प्रैक्टिस है ना। और ये तो मैं बहुत कोई वाली प्रैक्टिस बताती हूँ भाई। कभी मान लो किसी के साथ कोई डिस्कस करना है, कोई कंसल्टेंसी अगर इस तरह की करनी है, कि भाई हाँ मेरी आदत है कि भाई मैं
फ्री में कंसल्टेंसी करने का मुझे बड़ा शौक है कि भाई हाँ आ जाओ, मैं सलाह देने के लिए तैयार हूँ, मेरी आदत है ऐसे। तो जब भी इस तरह की अगर मैं कुछ सुनती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई अच्छा लो फील हो रहा है, आप ऐसा करो, आप ना पुरानी एल्बम्स निकाल कर देखो, अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप ऐसा करो, आप अपने बच्चे की एल्बम्स निकाल कर देखना शुरू करो कि भाई आपके से उनके से कि भाई बच्चे ने कब आपका सबसे पहले मतलब चलना शुरू किया, कब उसने पहली बार बोलना शुरू किया। तो आप अपनी जब स्माइल देखोगे ना चेहरे के ऊपर, आपके रिलेशन में एकदम से चेंज आएगा। तो इन्होंने भी यही सेम ये प्रैक्टिस बोल रहे हैं, क्योंकि फोटोज के साथ हमारा बहुत डीप कनेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, एकदम से पास्ट के जो गोल्डन मेमोरी मोमेंट्स होते हैं ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे फोटो देखते जाते हैं, सब लोगों का आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे फोटो हम देखते जाते हैं ना, ऐसे लगेगा कि वो पिक्चर हमारे सामने, वो मोमेंट अभी इसी टाइम चल रहे हैं। मतलब फोटोज जो बहुत कि भाई अब तो चलो ये मोबाइल में हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट जो पुराना सिस्टम था ना कि भाई फोटो खींची, रील डेवलप करने के लिए दी और हार्ड कॉपी निकल कर हाथ में आ गई। अब मोबाइल में चाहे हजारों लाखों फोटो पड़ी हो, चाहे डिस्क में, पेन ड्राइव में जितनी मर्जी फोटोज हों, लेकिन वो जो मतलब मैं अगर अपना बताऊं कि ड्रॉर में जो मेरी वो हजारों फोटोज बनी हुई है ना, मतलब जिस दिन मैं वो ड्रॉर लेकर बैठ जाती हूँ कि भाई हाँ चलो आज इसको थोड़ा सा कुछ अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करने का तो पता नहीं, बट वो सारी एल्बम्स देख देख के कि घर में ऊपर नीचे बच्चे जितने रहते हैं सबको बोला अरे देखो अरे देखो अरे देखो ये मेरे बेटे ने ऐसे किया था, कि भाई इतनी मतलब स्वीट मेमोरीज में पहुंच जाते हैं ना। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई ये बता रहे हैं कि भाई जिनके साथ भी हम रिलेशन अपने बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों की जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को रिवाइंड करते हैं। जो हमारी लाइफ की जो पिक्चर है उसको हम रिवाइंड करके देखना चाहते हैं। और जब भी रिवाइंड करते हैं तो उसमें हमेशा कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी कभी लड़ाई हुई थी और हमने उस मोमेंट की कि मैं ना 10 साल के बाद तुम्हें फोटो दिखाऊंगी कि तुम लड़ते हुए कितने गुस्सैल लगते थे। किसी के पास भी ऐसी कोई फोटो नहीं होगी। फोटोज में क्या होता है, हमेशा अच्छी मेमोरीज कैप्चर की हुई होती हैं कि हम देखो घूमने गए थे, हमने वहां पर कितने मजे किए थे, क्या वहां पर बढ़िया मौसम था, स्नोफॉल थी वहां पर, सारी अच्छी मेमोरीज कैप्चर होती हैं। तो फोटोज का सपोर्ट लेना किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे ही हाथ में आएगी ना, और देखो इसमें जैसे इन्होंने लिखा है, इसने औरत ने क्या किया, ये जो लेडी जो अपना मतलब की स्टोरी बता रही है, उसने किसी के पीछे कोई मेहनत नहीं की, ना उसने पति को बैठकर समझाया, ना बच्चों को उसने बैठकर कुछ कहा। लेकिन वो क्या करती थी, वो हर समय गुस्से की फीलिंग में रहती थी कि जैसे ही हस्बैंड के सामने गई कि भाई इसको तो हमेशा गुस्सा करने की आदत है, ये तो सारा दिन मुझे बुरा भला कहता रहता है, सारा दिन बच्चों को डांटता रहता है, वो हर समय उसको यही फीलिंग देती रहती थी। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने हस्बैंड को, पति को, बच्चों को कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज कर ली। सारा दिन जैसे ही वो फीलिंग चेंज करा, उसने अपने, उसके चेहरे पर हर समय क्या दिखता था, सुकून दिखता था, शांति दिखती थी, उसके चेहरे पर प्रेम झलकता रहता था। तो जैसी फीलिंग उसके चेहरे पर थी, वैसी ही वाइब्रेशंस उसके घर में फैल रही थी। घर में जो वो पति रहता है, जो बच्चे रहते हैं, सबको दिख रहा था कि हाँ ये बड़े अच्छे मूड में है, इसकी जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी अच्छी है, देखो खाना कितने प्रेम से इसने परोसा है। तो क्या किया, सिर्फ अपने अंदर का प्रेम उसने उजागर किया, और धीरे धीरे जो उसका घर जो बिल्कुल नरक की तरह बना हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो घर इतना बेहतरीन हो गया जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। वो जो हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब थी, वो क्या कर देखता था कि हाँ ये सारा दिन सड़ी रहती है, इसको तो मुझसे प्रेम ही नहीं करना आता, ये हर समय मुझसे गुस्से में बात करती है, सारा दिन गाली गलौज के मूड में रहती है। तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी, वो डिप्रेशन का मरीज हो गया। लेकिन जैसे ही वो औरत ने प्रेम में रहना शुरू किया, घर के सारे हालात एकदम से स्वर्ग की तरह चेंज हो गए। और ये जितने भी इसमें किस्से दिए हैं ना, ये सब असली जिंदगी के दिए हैं। ये मत सोचना ये कौन सी फेरी टेल सुना रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसको भी ये लगे ना कि ये हाँ ये तो बहुत डाउटफुल वर्ड्स हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, तो वो सब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है?
इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध द्वारा 563 से 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अब प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? अब जैसे हम लोग ऐसे मजाक मजाक में बोल देते हैं कि भाई पहले तो इतनी मेहनत करी कि हाँ बदल जाओ, आप ऐसे क्यों, आप अपने आप को चेंज करो, आप अपना ये स्टाइल चेंज कर लो ना, आप तैयार होने का स्टाइल चेंज कर लो ना, आप खाना ये मत खाया करो, आप ऐसे इटालियन क्यों खाते रहते हो सारा दिन, पंजाबी तड़का खाकर देखो ना, बड़ा अच्छा है। तो पहले तो क्या करते हैं, सारा दिन ये भी मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लो। तो सारा दिन हम क्या करते हैं, चेंज कर लो, अपने आप को चेंज कर लो। और फिर जब चेंज हो जाते हैं तो फिर हम ही क्या देते हैं, क्योंकि वो चेंज करने में कहीं ना कहीं प्रेम की भी भावना चेंज हो गई। फिर हम क्या कह देते हैं 10-15 साल के बाद कि अब आप है ना पहले जैसे नहीं रहे। भाई अगर मेहनत की है बदलने में तो फिर सारी ही पर्सनालिटी चेंज होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि उठने बैठने का सलीका तो चेंज हो गया और जो प्रेम था वो वहीं की वहीं रह जाए। जब इंसान बदलेगा तो उसकी हर आदत बदलेगी और उस हर आदत में कहीं ना कहीं जो प्रेम है उसकी भी फ्रीक्वेंसी, उसकी भावना भी बदल जाएगी। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हो तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है, इसकी एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है, वो मैं कल ग्रुप में शेयर करूंगी कि जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही आप एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही उसमें प्रेम करोगे, तब आपका प्रेम असली है। क्योंकि क्या होता है कि भाई मान लो हमने किसी चीज के ऊपर टोकना शुरू कर दिया कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, ये क्या हमेशा जेंटलमैन की तरह कि भाई पैंट शर्ट पहनकर खड़े हो जाते हो, जीन्स टी शर्ट पहना करो ना, वो ज्यादा स्मार्ट लगती है। अभी क्या हुआ, आपने टोका, अब उसका बदला कहाँ पर निकलेगा? ऐसा नहीं है किसी की इंटेंशन बुरी है, लेकिन आप जब साथ में जा रहे, ये साड़ी क्यों पहननी, बहन जी बनकर जाओगी क्या मेरे साथ? जाओ जाके कुछ फैंसी ड्रेस सी पहन कर आओ, स्कर्ट टॉप पहन कर आओ, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ ऐसे साड़ी के उसमें बहन जी के साथ। अगर हमने कहीं पर इस तरह का इनपुट डाला है तो उसका जो आउटकम है वो भी वैसा ही निकलेगा। और ये नियम किसने बनाया कि भाई घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीत सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो इंसान आपके साथ रहता है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, तब तो उसके साथ आपका प्रेम बना रहेगा, नहीं तो उस प्रेम को घृणा में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। गौतम बुद्ध ये बात बोलते हैं, हालांकि उन्होंने शादी के बाद बहुत कम मतलब अपनी लाइफ जो है मैरिड लाइफ में रहे थे, लेकिन जितने भी रहे देखो कितना अच्छा उन्होंने बताया है कि जिस इंसान को जैसा है उसको वैसे, क्योंकि वो जैसा है ना उसको भगवान ने वैसा ही बनाकर भेजा है। अगर उसमें कुछ चेंज करने होते तो ऊपर वाला है उसको पहले से ही बदल कर भेजा कि हाँ तुझे फलाना बीवी मिलेगी, उसको ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल पसंद होगा, तो तू ऐसा कर, तू पैंट शर्ट वाला नहीं, तू जींस टी शर्ट वाला बन के जा। नहीं है ऐसा कि उसने क्यों ऐसा बनाकर भेजा, तो ऊपर से वो जो इंसान जैसा बनकर आया उसकी खुद की मर्जी होगी तो वो खुद को चेंज करेगा। बट हम बदल सकते, अगर हम बदल रहे हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता में, उसकी आजादी में खलल डाल रहे हैं। वो जैसा है हम उसको वैसा होने से रोक रहे हैं। और जहां हमने टोकना शुरू करा उसकी डबल टोका टाकी हमारे ऊपर आकर शुरू हुई कि भी जितना मर्जी लजीज खाना निकाल बनाकर खिला देना, टोकने के बाद हर सब्जी में नमक तेज ही मिलने वाला है। और ये इन्होंने बोल दिया कि शाश्वत नियम है ये, आप इसको बदल नहीं सकते कि नहीं हम तो जी सुधार कर ही मानेंगे लेकिन प्यार भी करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया।
वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेम पूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद ही टूट जाएंगे। तो ये सीधा सा एग्जाम्पल है कि भाई उसने अगर अपनी वाइफ की आजादी में खलल डाला तो क्या हुआ, अपने घर में बैठा हुआ था लेकिन वो खुद भी जेल में चला गया कि भाई वो किसी और की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा रहा था और रिजल्ट उसको क्या मिला कि उसकी खुद की भी जो आजादी थी वो छिन गई, वो खुद भी जेल में चला गया। तो क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा था कि भाई वही गलत है, वही गलत है। अगर वो उसे आजादी देता कि भाई हाँ चलो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि भाई तुम्हें अलग रहना है, तुम्हें स्वतंत्र रहना है, अगर वो इस तरह की उसको अगर फ्रीडम देता तो शायद उसकी पत्नी उसका प्रेम देखकर वापस आ सकती थी उसके पास। लेकिन वो हमेशा उसको गलत ठहराता था तो उसको खुद भी गिरफ्तार होना पड़ा। तो ये एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हाँ इस तरह के रिजल्ट होते हैं। इसलिए हमेशा ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है अच्छे रिलेशनशिप में रहने के लिए। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे को चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। ये देखिए कितना इसमें इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने बोल दी है कि भाई आकर्षण के नियम के लिए ना कोई भी दूसरा इंसान है ही नहीं। ये समझ लो कि भाई आप इस धरती पर अकेले ही हो। प्रेम देना है तो आप अपने आप को दे रहे हो, नफरत देनी है तो आप अपने आप को ही दे रहे हो। आप ये सोच लो कि मैं इसको बहुत प्रेम दूंगा तो मेरे साथ ही अच्छा होगा, नहीं। अगर आप प्रेम दे रहे हो तो उसका जो अच्छा एक रिजल्ट है, उसकी जो अच्छी खबर है वो आपके लिए ही फायदेमंद है, किसी और को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जैसे हम बार बार इसमें रिपीट कर रहे हैं कि भाई हम जब एक जगह प्रेम देते हैं तो हमारे पास पता नहीं कि भाई अगर किसी को ये लगता है कि हाँ मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए ना उतना पैसा नहीं है, तो इस चीज की ना गांठ बांधो कि अपने उसमें झांक कर हम देखें कि क्या हमारे सबके साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, क्या हम अपने घर में खुश हैं, क्या हम अपने हर रिश्ते के साथ खुश हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने रिश्ते में हर समय बहुत खुश हैं, बहुत प्रेम में हैं और उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में पैसे की कमी हो जाए। तो इन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि भाई अगर आप प्रेम में रहते हो तो आपके लिए हर चीज खुद ब खुद चल कर आएगी। लेकिन अगर आपके कहीं ना कहीं प्रेम में कमी है तो ऐसा नहीं है कि भाई उस रिश्ते में ही खराबी आएगी और आपको बहुत ज्यादा मतलब कि फाइनेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपकी नौकरी में मतलब पैसे में भी, कि भाई आपका धन का प्रवाह कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि
वो जो एक रिलेशन के अंदर हम जो थोड़ी बहुत अपनी नफरत की भावना डाल रहे हैं, उसका असर हमारी लाइफ के किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी सेक्टर पर जा सकता है। कि भई हो सकता है कि भई हम घर में तो बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन हम ऑफिस में हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर हम पैसे को लेकर थोड़ी-सी नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। तो हो सकता है उस पैसे की नेगेटिव फीलिंग का असर हमारी लाइफ के दूसरे पार्ट्स में भी जा रहा हो, कि भई जहाँ हमने पैसे के लिए बड़ा भला-बुरा अगर बोला, तो हो सकता है उसका असर हमारी हेल्थ पर आ जाए, हो सकता है उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाए। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। कि भई किसी भी चीज़ का असर कहीं पर भी हो सकता है, कि भई हो सकता है कि आज हम घर में है ना सबसे बड़े अच्छे से निकले थे घर में, कि भई बड़े प्रेम से जो भी बीवी ने खाना बनाया था, बड़ा उसको प्रेम से खाया था, उसको बहुत अच्छे से टाटा सी यू करते हुए कि भई हाँ, चलो फिर शाम को मिलेंगे, बड़े अच्छे से चाय पिएँगे साथ में, फिर से एन्जॉय करेंगे, मैं अपना ऑफ़िस जाता हूँ, काम करके आता हूँ। इस तरह से अगर वो सी यू बाय-बाय करके गए थे, तो पता नहीं ऑफ़िस में कितनी अच्छी-अच्छी खबरें उसका इंतज़ार कर रही हैं। पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी डील्स वहाँ पर बैठी ऑफ़िस में चेयर के ऊपर बैठे इंतज़ार कर रही हैं। बड़ी-बड़ी फाइल्स आई हुई हैं कि हाँ जी, चेक आए हुए हैं, साइन करो और कैश करवाओ। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि घर में वो इतने प्रेम से खाना खाया था ना जो बीवी ने खिलाया था। लेकिन अगर बिल्कुल उल्टा काम करते कि भई लड़ झगड़ करने के लिए कि भई नाश्ता झूठा छोड़ दिया, जो जूस निकाला था वो भी नहीं पिया, कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी बुरा है, तुमको खाना नहीं बनाना आता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं अपना ऑफ़िस में जाकर खा लूँगा। तो पता नहीं कि वो जो बड़ी-सी डील आने वाली थी ना ऑफ़िस में, बड़ा कोई बाहर दुबई से क्लाइंट आने वाला था, जो कई करोड़ों का कंसाइनमेंट साइन होने वाला था। वो रास्ते से कि भई उसकी फ्लाइट कैंसल हो गई या उसकी तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पा रहा है जी, डील कैंसल हो गई। तो समझ पा रहे हैं कि कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि भई सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम करो, ये समझ के कि भई सिर्फ़ जितना हम प्रेम कर रहे हैं ना, वो सारा सिर्फ़ हमारे लिए है। ना हम किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ना हम किसी दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। जितना हम प्रेम में हैं, उसका सारा जो अच्छा मतलब कि भई जितना ज़्यादा प्रेम में रहते हैं, उसके सारे अच्छी खबरें कह लो कि भई उसके असर हैं, जो गुड न्यूज़ेज़ हैं, वो सब हमारे लिए ही हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी कोई मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। रेने डिकॉर्ड 1596 से 1650, गणितज्ञ और दार्शनिक। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाने वाली बात है कि भई क्या प्रेम इतना देना चाहिए कि भई कोई जैसे वो गांधी जी की हुआ ना कि भई कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो कि हाँ, भई तू इस पर भी मार ले। नहीं, वो चीज़ नहीं, वो उनको कहने का मतलब कुछ और ही था। तो यहाँ पर वो लॉजिक हमारा नहीं हमें सेट करना है कि भई हमें पता चल रहा है कि जो सामने वाला इंसान है ना, ये बार-बार, बार-बार हमारी जो है ना इंसल्ट करता रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ऊँचा उठा लेना है कि भई प्रेम हवा की तरह इतना हल्का होगा कि वो खुद उड़ते हुए आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है? और जबकि जो गुस्सा होता है वो इतना वज़नदार होता है, तो अपने आप को जब आपने ऊँचा उठा लिया, तो जब वो सामने वाला इंसान आपको प्रेम देगा, तो वो अपने आप तक उठ कर आ जाएगा, उड़कर आ जाएगा कि भई हवा की तरह उड़ता हुआ आ रहा है या फिर गुब्बारे की तरह हल्का-फुल्का होकर आपके पास पहुँच रहा है। लेकिन जब कोई आपको घृणा दे रहा है, आपसे नफ़रत कर रहा है, आपका बार-बार अपमान कर रहा है, तो आप इतने ऊँचे बैठे हो कि उसकी नफ़रत आप तक पहुँच ही ना पाए। किसी की नफ़रत, किसी का अपमान हमें सिर्फ़ टच कर पाती हैं जब हम भी कि भई उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसको गाली दूँगा।
उसने मुझसे लड़ाई की, मैं भी उससे लड़ाई करूंगा कि मैं क्यों सहूं, मैं क्यों सुनूं, मैं कोई पागल हूँ क्या, मुझे कोई अक्ल थोड़ी है। मैंने क्या किया, मैं भी नीचे आ गई कि मैं रहती तो थी 4th फ्लोर के ऊपर, लेकिन वो पड़ोसी जो मुझे बार बार गंदी नजरों से देख रहा था, या मुझे भले बुरे शब्द बोल रहा था, या मुझे हमेशा इनवाइट करता रहता था लड़ाई करने के लिए, मैंने क्या किया कि हाँ मैं नीचे आती हूँ, मैं देखती हूँ तू कैसे मुझे उल्टा सीधा बोलता है, तू कैसे मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके जाएगा, मैं देखती हूँ। मैंने क्या किया, जब मैं अपने टॉप फ्लोर पर खुश थी, मैं अपने घर में बड़ी खुश थी, ठंडी हवाएं खा रही थी, एसी चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, बढ़िया खुशबू घर में महक रही थी, तो मुझे जरूरत ही नहीं थी कि मैं नीचे आकर उस बेकार इंसान से लड़ाई करूं। अभी अभी आजकल क्या हो रहा है, जैसे ना मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बाहर अपनी जो बैक एरिया वहां पर जाके ना और पानी का टब भरती हूँ कि भाई उसमें मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह डालने होते हैं। तो एक परमानेंट मैंने पाइप लगाकर छोड़ा हुआ है कि भाई वो नल में से पानी गिरता है तो मुझे लगता है थोड़ी सी शार्प आवाज है। बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है बट अच्छा है, बहुत काम आने वाला है। तो वो पाइप उसके ऊपर नल का हमेशा लगा रहता है, मैं उसको निकालती नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं टब में पानी डालती हूँ ना, तो पानी का जो पाइप है उसमें ना थोड़ी सी काई जम जाती है, ठीक है। और वो जब काई जम जाती है तो जैसे ही मैं नल खोलती हूँ, टब मैंने पूरा भरा पानी का, बिल्कुल साफ पानी है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ गंदा पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, बहुत सुंदर है, पूरा टब भर गया है। अब वो पाइप में पानी के साथ साथ काई भी बह कर आती है, हर रोज देखती हूँ मैं, मतलब मुझे 10 दिन हो गए ये चीज देखती हूँ और मैं इतनी अमेज्ड होती हूँ। जो वो काई बह कर आती है ना, इतनी हल्की है कि भाई आप उसको हाथ पर लोगे तो वो चिपक जाएगी, बिल्कुल झिल्ली सी है, इतनी पतली काई है। और वो होता क्या है, जैसे ही पानी का टब भरा, वो काई जितनी मर्जी इसमें से निकल रही वो जाके सारी नीचे जम जाती है। कनेक्ट कर सकते हैं इसको। मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ ना कि उसको देख के हर रोज देखो, मतलब कि क्या इस इतनी पतली सी है कि भाई पानी का इतना वजन होता है, भाई पानी हैवी होता है, लेकिन वो काई एक पतली सी झिल्ली है, मतलब कि प्याज की झिल्ली भी मोटी है, मतलब उसके आगे इतनी हल्की होती है वो काई की परत, लेकिन बस एक बार घूम के और वो नीचे जाकर बैठ जाती है। अब इसको हम किस चीज से मतलब कि कनेक्ट करें, जो वो काई है ना वो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। हमने वो प्यार का साफ पानी जब अपने उस प्याले में भरा, मैंने उस टब में भरा, तो वो काई जितनी मर्जी पाइप में से निकल रही थी वो सारी नीचे जाकर जम गई, ठीक है। और मान लो मैंने उसमें से कोई कपड़ा निकाला, निचोड़ा, उसको मैंने ड्रायर में डाला, तो वो काई गायब ही हो गई, वो उसका वजूद ही खत्म हो गया, कहीं नजर ही नहीं आई। अब देखो जैसे मतलब हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम इन सब चीजों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, दिमाग हमारा इस तरफ चलता है, तो हर चीज में हम अपने इन चीजों को ढूंढते हैं कि हमें कब क्या दिख रहा है, हमने उसमें से क्या निकाला। हर रोज 10 दिन से लगातार मैं ये चीज देखती हूँ कि भाई हाँ देखो ये काई घूम रही है अभी इसमें, अब ये टब में जम जाएगी, किसी कपड़े पर चिपकेगी भी, लेकिन जैसे ही वो ड्रायर में जाएगा वो काई गायब हो जाएगी, नजर ही नहीं आती, उसका वजूद ही नहीं है कोई। सेम चीज हमारी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ है कि भाई जितनी मर्जी हो, लेकिन प्रेम अगर भर दिया ना उसमें, तो वो जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, जितना मर्जी उसका गंदा रंग है काई का, बिल्कुल एकदम काली हरी सी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत गंदी चीज है, लेकिन जैसे ही प्रेम से वो पूरा टब भरा पानी का, साफ सुंदर पानी, काई अपने आप गायब हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी फीलिंग है ना, इसके साथ आप लोग भी कहीं पर इस तरह का हो ना, करके देखना कि हाँ कितना मतलब एकदम सटीक जाता है, पता नहीं कैसे याद आया, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर रोज बड़े ध्यान से देखती हूँ उसको। तो आप भी सब करके देखो कि अपनी लाइफ में से हम कहाँ पर क्या क्या चीजें निकाल कर देख सकते हैं। मुझे तो ये चीजें बहुत दिखती हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों में, मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ इन सब चीजों को। तो देखिए आप भी कनेक्ट करके कि भाई कितना हम प्रेम डालते हैं, तो वो जो काई है ना गंदी सड़ी हुई पाइप में पड़ी हुई थी पूरी रात से, कब गायब हो जाएगी कभी पता भी नहीं चलेगा। और ये जो टॉप फ्लोर वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ ना कि भाई अपने आप को इतना ऊंचा बना लो, क्योंकि किसी के भी बुरे शब्द सुनने के लिए आपको हमेशा नीचे ही आना पड़ेगा। तो अपने आप को ऊंचा क्या करना है कि आपको अगर कोई अपनी बुरी फीलिंग्स दे रहा है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये ठीक है, यहाँ पर कोई असर नहीं होगा बोलने वाला। ये अपने आप को ऊंचा रखने का तरीका है। तो जब भी आपको लगे आप किसी नेगेटिव फीलिंग वाले इंसान के सामने जा रहे हो, तो पहले से ही अपने आप को ऊपर चढ़ा लो ना,
कि भाई उसका लेवल ये है, मैं उससे एक फ्लोर और ऊपर चले जाता हूँ ताकि मुझे उससे आंख मिलाना ही ना पड़े। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, अगर ये करनी आ गई तो समझो कि लाइफ तो वैसे ही बन जानी है। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। ये वाली लाइन हमारी पहले भी एक चैप्टर में आ चुकी है कि जब भी आपको दिखे कि सामने कोई नकारात्मक घटना है या फिर कोई कि भाई नेगेटिव सिचुएशन हमें दिख रही है, तो आपको उसमें पढ़कर उसे सुलझाने की बजाय उससे पहले से ही दूर हो जाएं। ये नहीं है कि भाई बाल की खाल निकलने लग जाए कि हाँ उसने ये क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ये मेरे से लड़ाई क्यों करी या मुझे उसने गाली क्यों दी। तो भाई पता है ना कि उसकी आदत ऐसी है, तो ये क्या कह रहे हैं, आपको उस झमेले में नहीं पड़ना। अगर अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को उस गंदगी से बचा के रखना है, तो उसके अंदर घुसने से पहले ही जब दिख रही है कि वो दूर से दिखाई दे रही है, तो वहां से पहले से ही मुड़ जाएं। क्योंकि जैसे ही उसके लिए हमने कुछ रिएक्ट किया कि भाई भावना दिखाई या फिर कुछ भी उसके अंदर हमने थोड़ी सी भी कन्वर्सेशन में पड़ गए, तो हम क्या करते हैं, हम उस नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं कि भाई रात को बिस्तर में पड़े तो हमें रात को वही सब बातें ध्यान आ रही हैं। बेहतर यही होता कि उस लड़ाई झगड़े में पड़ने से पहले हम वहां से मुड़ गए होते, तो ना 2 शब्द वो बुरे बोलती, ना 4 मुझे बोलने पड़ते, ना फिर 10 का कमबैक आता। ठीक है, तो हमेशा अवॉइड करें इस तरह की सिचुएशंस को। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। दयालु दयालु इसको लेते होने। हैं एक बार कि भाई हम्म। सपोज हम लोग मान लो कि भाई चलो फिर से कुछ बात करते हैं कि भाई मैं गई गोलगप्पे वाले के पास, ठीक है, कि भैया मुझे ना गोलगप्पे खिला दो। अब दीदी कोई गोलगप्पे, और एग्जाम्पल दे दो। इन दिनों गोलगप्पे का मत दो। ये कनेक्शन करना बहुत आसान है इससे। अब मुझे देखो मैंने ऐसे कोई सोच के नहीं रखा था ना, लेकिन बात ऐसी है तो भाई सबसे इजी एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है। मैं गोलगप्पे वाले के ओके। पास गई, मैंने उसको बोला कि भैया हाँ मुझे खिला दो। तो अब ये गोलगप्पे वाला कौन है, ये यूनिवर्स है, ठीक है। उसने मुझे बोला कि हाँ मैडम आप हिंग पानी लोगे कि जीरा पानी लोगे कि पुदीना पानी लोगे या खट्टा मीठा लोगे। अब मुझे मालूम है कि मुझे पसंद तो खट्टा मीठा है, क्योंकि मैं अगर जीरा लूंगी तो शायद मुझे मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा एसिडिटी हो जाता है, और खट्टा तो वैसे ही मुझे सूट नहीं करता, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ भैया मुझे ना सूट तो नहीं करता, लेकिन ऐसा कर तू ना मुझे खिला ही दे, आज मैं एक बार है ना खाकर देख, मुझे पता है मुझे खट्टा सूट नहीं करेगा, मुझे पता है मुझे जीरा एसिडिटी करेगा, मुझे नहीं खाना वो, लेकिन फिर भी चल कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तू खिला दे भैया। अब खाने तो गए थे बड़े मजे से गोलगप्पे, मुझे पता भी था मुझे खट्टा मीठा पानी ही पसंद है, मुझे और कोई सूट नहीं करता, लेकिन खिला दे भैया, तू जीरा भी दे दे, तू खट्टा मीठा भी दे दे, तू मुझे मतलब खट्टा पानी भी दे दे, सब खा लिया। अब घर आके वो जो गोलगप्पे खा के 4 में मजा आया नहीं आया, लेकिन वो जो 1 हफ्ते तक फिर वो एसिडिटी की गोलियां हमें खानी पड़ी ना, उस सारे गोलगप्पों का मजा सब किरकिरा हो गया। जबकि मैं क्या कर सकती थी, मुझे पता है कि भाई मुझे सिर्फ एक पानी सूट करता है जिसमें खट्टा भी बराबर हो, जिसमें मीठा भी बराबर हो, मुझे खा के बड़ा लजीज मजा आ जाता। मैं खाती बड़े मजे से, उसको पैसे देती और अपना टनाटन गाड़ी में बैठती और घर आके अरे वाह आज तो पता है इतने मजेदार गोलगप्पे खाए ना भाई, मजा ही आ गया मुझे तो। ठीक है, अब हुआ क्या, तीनों चारों जो सूट करते हैं वो भी खा लिए, जो नहीं करते वो भी खा डाले। अब घर आके भाई मैंने तो ना आज ये कर दिया, अब देखो मेरी ना तबीयत इतनी खराब हो रही है, मुझे ना बहुत ज्यादा नोजिया फील हो रहा है, मुझे वोमिटिंग आने वाली हो रही है,
तो घर वाले भी यही बोलेंगे, जब तुझे अक्ल नहीं है क्या, तुझे सूट नहीं करता तो तूने क्यों खाया। तो ये यही एक इससे कि भाई मुझे पता है कि भाई हाँ वहां पर नेगेटिव सिचुएशन है, तो मुझे वहां पर वो जलजीरा और खट्टा पानी नहीं पीना, मुझे वहां से मुड़ जाना है। मुझे क्या करना है, अपनी मनपसंद वाले काम। भी किसी के साथ झगड़े में पड़ गए, 2 शब्द उसने बुरे बोले, फिर आपने रिएक्शन करा, फिर उसने 4 गालियां दे दी, फिर आपने 1 थप्पड़ मार दिया, फिर रात को पड़े पड़े बिस्तर में जी बहाते रहो आंसू कि उसको बोलने की अकल नहीं है, उसको तो हमेशा लड़ाइयां सूझती हैं। जबकि क्या होता है, उसने 2 गाली दी थी ना, वहां से मुड़ जाओ। ना आपने कुछ बोला, ना उसने कुछ कहा, ना आपने थप्पड़ मारा, ना आपको गिल्ट आती, ना उसको गुस्सा आता, मामला वहीं की वहीं खत्म। तो जब भी कुछ ऐसा हो ना, तो ये गोलगप्पे याद रख लेना कि हाँ कौन सा पानी पीना है, जो सूट नहीं करता वो वाला भी साथ में लेना है, या सिर्फ अपनी मनपसंद का पानी ही लेकर और गोलगप्पे को मजे करना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। सम्राट सुलेमान लगभग 10वीं सदी ईस्वी पूर्व, बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट, प्रोवर्ब्स 11 से 17 में। निर्मम मतलब कि भाई जब आप दयालु हो ना, तो आप हमेशा बहुत सुकून में रहते हो, लेकिन जैसे कि आप निर्मम हो जाते हो, निर्मम क्या है कि भाई आपके निर्मम को क्या बोलेंगे, कि भाई जो प्रेम नहीं कर रहा, काइंड ऑफ आलोचक। आलोचक नहीं, वो बोलते हैं ना कि भाई निर्मम हत्या कर दी, कि भाई निर्मम मतलब Cruel. हृदयहीन इंसान जो है, कि भाई हार्टलेस पीपल जो है, कि भाई अगर आप दयालु हो तो आप अपने मतलब कि भाई जैसे होता है कि हम अपनी आत्मा को, सोल फॉर फूड है, मतलब फूड फॉर सोल है दयालु होना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप हार्टलेस हो, आप अपनी जो आपका दिल है, आपकी जो आत्मा है, आप उसे जहर दे रहे हो। कि भाई जब हम बहुत अच्छा कुछ खाना खाते हैं, हम बोलते हैं अरे आज तो मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई, इतना स्वाद खाना खाया है। और जब कुछ बहुत बेकार हम खा लें कि भाई अरे बड़ी तेज मिर्चें थी आज, तो ऐसे ना दिमाग के तार हिल गए, इतना ज्यादा तीखा खाना था। तो ये वही है कि भाई जब आप दयालु हो तो आप आत्मा को पोषण दे रहे हो, लेकिन जब आप दयालुता नहीं दिखा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप निर्मम हो, आप हार्टलेस हो, आप उसे जहर की डोज दे रहे हो। पूजा रीडिंग आगे। चलिए मैं पढ़ती हूँ इसको। नहीं दीदी, माइक ऑन करना रह गया था एक्चुअली। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो भी हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों को सिर्फ खुश संस्करण ही जीवन में आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक। तो फिर से वही बात बोलती हूँ कि ब्लेम गेम खत्म कर देना है। सारी जो ये रीडिंग होती है ना कि भाई उसकी वजह से हमारी जिंदगी में ये हो गया, वो हमें प्रेम नहीं करता इसलिए हम ऐसे हैं, या फिर वो हमें पैसे नहीं देता इसलिए हमारी लाइफ में स्केर्सिटी है। कि भाई मैं प्रेम तो बहुत करती हूँ लेकिन है ना वो मुझे पैसे नहीं देता है ना, मेरा खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है, या मैं अपनी मनपसंद शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरी जीवन में ये दुख है। तो ये क्या है, हमेशा अपने जो रीजंस होते हैं, अपने जो दुख होते हैं, इनका सारा जिम्मा जब हम दूसरों के सर पर डाल देते हैं कि भाई हम तो बहुत ऐसे दूध के धुले हुए हैं, जो भी गलती है ना वो सामने वाले इंसान की गलती है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ
हम पर ही निर्भर करती है। कोई महीने में 1 लाख रुपए खर्च कर भी मतलब कि दुखी ही रहेगा, कोई सिर्फ 1000 रुपए भी जब भी हाथ में आता है कि अरे वाह! बड़ा मज़ा आने वाला है, तो खुशी का कोई पैमाना नहीं है। उसको फिर नापने का एक ही पैमाना है कि हम उसको लेकर कितने सैटिस्फाइड हैं। कि भाई कितने करोड़पति लोग हैं कि भाई जितनी मर्जी कमाई हो जाए लेकिन फिर भी खुश नहीं होते, कि भाई हर महीने बैठे बिठाए 50 करोड़ 60 करोड़ जितनी मर्जी कमाई हो जाए लेकिन लाइफ में फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो फिर भी दुखी होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी ही 10,000 है। तो हम लोग देखते हैं हर तरह के लोगों को कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब बिजनेस टाइकून है, बट फिर भी खुश नहीं है कि भाई अरे क्या करें, बच्चे को भेजा तो था कि फॉरेन से पढ़कर आएगा, वो तो सहारे ना वहां पर जाकर उल्टे सीधे काम करने लग गया, उसने तो कुछ सीखा नहीं, यहाँ आकर बिजनेस में डाला था, सारा बिजनेस जो है वो चौपट करके रख दिया। बट कोई एक प्यून है, उसकी जो सैलरी है वो 10,000 है, बड़े अच्छे से अपने घर में रहता है क्योंकि उसने डिसाइड किया हुआ है कि भाई मुझे तो हर हालत में खुश ही रहना है। तो सारा का सारा जिम्मा सिर्फ हमारा है कि हम कितना खुश रहना चाहते हैं। जितना हम खुश रहना चाहते हैं उतनी ही खुशी हमारे ऊपर निर्भर करती है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लेम गेम से अपने आप को आजादी देनी है, और वो कैसे मिलेगी, जब हम प्रेम में रहना सीख जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दीदी। अब बताइए कि ये जो चैप्टर की रीडिंग्स हैं ये किसको कितनी समझ में आई, कि भाई इसकी जितनी भी रीडिंग्स हैं कि भाई क्या कहना चाहती है ये जो, कि भाई हाँ हमारी लाइफ से काफी हटकर है या फिर हम तो ऐसे ही हैं। सबके अपने अपने लॉजिक्स हो सकते हैं कि भाई सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं कि भाई हम अपने आप को कैसा लेते हैं। जैसे मैं जहाँ गलती करती हूँ मैं अपनी एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि भाई जैसे मैंने मनी के लिए किया, हाँ कि भाई हाँ मैं गिरा हुआ पैसा नहीं उठाती थी, बट आज मुझे रियलाइज हुआ, हालांकि मैं मैजिक बुक और ये इसकी पावर बुक की बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी, लेकिन आज मुझे ये चीज समझ में आई है कि मैंने कभी भी नीचे गिरा हुआ पैसा नहीं उठाया। और मेरे हमारे जैसे पापा थे जो बड़े ताऊ जी वगैरह थे, हमेशा कहते थे बेटा हमेशा पैसा ना उसको उठा के और मतलब कि ऐसे नमस्कार कर लिया करो। चलिए बताइए किसी को क्या कहना है। अब मेरा बोलना तो काफी हो गया, अब आप लोग शुरू हो जाइए सब। किसी के पास कुछ नहीं है, सब लोग स्पीचलेस हो गए। अब मैं एक एक करके नाम या तो बुलाती हूँ कि भाई हाँ आप बताओ, या फिर अपने आप को ही अनम्यूट कर लो। चलो मोनिका, आई थिंक आपके पास कुछ है कहने के लिए। हाँ, अब काफी चीजों पे व्यूज चेंज हो रहे हैं और पता चल रहा है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेके काफी कुछ गलत सोच लेते थे, पर अपनी थिंकिंग को हमें पॉजिटिव करना है। और हो सकता है उसी वजह से कुछ काम बिगड़ भी जाते हो, तो अब लगता है कि उन चीजों को सही कर लेते हैं, अपनी थिंकिंग दूसरे ट्रैक पे ला रहे हैं। कुछ नहीं, जितने भी काम खराब हुए हैं ना वो सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस की वजह से ही हुए हैं कि भाई हाँ जी। करा सब कुछ, करा धरा सारा हमने था, और जिम्मा वो होता है ना कि भाई जो बोरा है ना उसके अंदर सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर हमने ही भरे थे, और लेके क्या किया, उस पत्थर भरे बोरे को दूसरे के सिर के ऊपर डाल दिया कि भाई भरे तो मैंने लेकिन बोझ तू उठा अब इसको। हाँ जी। तो तो ये हम ब्लेम दूसरों को ज्यादा देते थे, अब जो है ब्लेम करने की बजाय ये होता है कि अपने खुद को ही ट्रैक अपना सही रखना चाहिए, थिंकिंग अपनी सही रखनी चाहिए। एग्जैक्टली कि भाई हाँ। कभी भी ब्लेम अगर मतलब सेम माय पॉइंट। हाँ जी पूजा। सेम माय पॉइंट, मेरा भी यही था कि ब्लेम गेम में रहते थे। मतलब ह्यूमन नेचर है, मैं कह सकती हूँ, इतनी नहीं है समझ, लेकिन हाँ यही होता है जनरली कि क्या होता है कि कुछ काम किया, नहीं मैं तो ऐसे करना चाह रही थी लेकिन आपने ऐसे, तो मैंने ऐसे कर दिया। वेरी सिंपल, कंधे झुका देते, हाथ हिला देते, ऐसा था तो ऐसा हो गया। ये एक जनरल, इसको आई शुड वॉच दिस, और हो सकता है ठीक हो आगे। नहीं हो सकता ही नहीं, और मनी वाला have मैंने to, आपसे डिस्कस you कर ही लिया have था कि to, you have to trust 100% कि भाई
आपको आज ये साइंस पता चल गई ना कि भाई आप जिस दिन ब्लेम गेम से बाहर आ जाओगे ना, आपकी लाइफ वैसे ही बहुत सुंदर हो जाएगी। कि भाई आपके सामने ना एक गुलाब के फूलों की मतलब की झाड़ी लगी हुई है, तो आप क्या करोगे? आपको पता चल रहा है ना कि भाई हाँ इसमें कांटे भी हैं, आपको पता है, आपको दिख रहा है कि भाई गुलाब का फूल है तो कांटे भी हैं सामने, लेकिन आपको क्या करना है? आपको गुलाब को ही छूकर आप उसी को ही प्लग करोगे ना, क्योंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमें मालूम है कि झाड़ी में बहुत सारे कांटे हैं। ठीक है। आप बता रहे थे हम्म। कि मम्मीज के बारे में, मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बेटे को बोलती हूँ पढ़ ले तो वो ना भाग ही जाता है मेरे सामने से। भागेगा। मैं अपना बताती हूँ, मतलब मुझे हार्डली ही कभी ध्यान है कि भाई मैंने अपने बच्चों को, मेरी बेटी मतलब शायद 5th क्लास में थी, तो वो ना ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो मैंने ऐसे ही किचन में खड़ी थी, तो मारा भी नहीं था गुस्से में, सिर्फ ऐसे ही उसको कि भाई मुझे परेशानी हो रही है, भाई खाना बनाने दो। उसको ये बात है ना, मैं जैसे कहती हूँ ना कि मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं मारा, तो कहती नहीं मम्मी जब मैं 5th क्लास में थी ना, मतलब ये बात कम से कम कितने साल पुरानी होगी, 17-18 साल पुरानी। कहती नहीं आपने ना उस दिन मारा था मुझे। मतलब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, एक दिन का मुझे ध्यान है, मेरी बेटी मतलब मैंने किसी और की इरिटेशन, मतलब कि भाई घर में कोई और आया हुआ था तो उसकी इरिटेशन, मतलब मुझे मालूम है कि भाई मेरी बेटी की गलती नहीं है, वो मतलब सिर्फ उस टाइम 1.5-2 साल की थी। मतलब मुझे वो मोमेंट याद है कि हाँ उस दिन मैंने गुस्से में ना अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगा दिया था, अदरवाइज मतलब कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती, मतलब अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं कि हाँ वो मोमेंट याद करके कि मैंने मेरी बेटी की गलती के बिना और उसको एक थप्पड़ लगाया था। मैंने अपने दोनों बच्चों को कभी नहीं मारा, और आप हाँ, मिलो मेरे बच्चों से, दोनों इतने प्यारे हैं ना, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देती है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को खेलने की फ्रीडम नहीं देते। ठीक है। अब मेरा बेटा मतलब 8th क्लास में था, 9th में था, वो बहुत कंप्यूटर गेम्स खेलता था, खूब PSP खेलता था। मेरे घर में सब लोग मुझे टोकते थे कि तू अपने बच्चे को संभालिए, सारा दिन खेलता रहता है। मैं सबको अवॉइड करती थी, ना मैं खुद अपने बच्चे को कुछ बोलती थी, ना मैं किसी और को बोलने देती थी। भाई बच्चा है ना, वो नहीं खेलेगा तो वो क्या करेगा, वो मतलब अभी से जीनियस बन गया तो क्या करेगा। खेलने की उम्र में तो हम बच्चों को खेलने नहीं देते, फिर वो जो बच्चे जाते हैं ना कॉलेज में, हॉस्टल में, फिर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे करेंगे। आप ये देख लेना, अगर आपने बच्चे को बचपन में खेलने की आजादी नहीं दिया, एसी खोल दे। वो बच्चा बड़ा होके मतलब अपने मन की सारी भड़ास निकालेगा ही निकालेगा। खेल बच्चों का की बचपन खेलने के लिए होता है भाई, उनके बिल्कुल। जितना, जैसे आइंस्टाइन की एक वो बताती हूँ मैं बात, आइंस्टाइन की आप बायोग्राफी सुनोगे ना तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं, अपने बच्चों को परियों की कहानियां सुनाए। अगर आप चाहते हो आपका बड़ा मतलब बच्चा बड़ा होकर महान बने, तो आप अपने बच्चों को परियों की कहानियां सुनाएं। आप उनका बचपन जितना सुंदर बनाओगे, आपके बच्चे उतना ही बेहतर करेंगे आगे जाके। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कि भाई मतलब कि अभी 1st स्टैंडर्ड में है, 2nd में है, ये क्लास में जाना है, फलाना क्लास में जाना है, ट्यूशन भेज दो जी, स्कूल जाने की आदत नहीं पड़ेगी। अरे पागल हो क्या भाई, बच्चा पैदा हुआ है खेलने कूदने के लिए। अब यस। सोचो कि एक 25 साल का जवान बच्चा है, वो PSP खेलता हुआ कैसा लगेगा, वो गली में गिल्ली डंडा खेलता हुआ कैसा लगेगा। लेकिन बचपन में उसका खेल कूद पूरा नहीं हुआ था, तो बड़े होकर जो उसके खिलौने बनते हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट क्लियर वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, आप सोचो, जो बच्चा बचपन में नहीं खेला है, बड़ा होके उसके खिलौने क्या बनेंगे? गलत संगत, खाना पीना उल्टी सीधी चीजें। ठीक है। फिर जो संगतें वगैरह बनेंगे उसमें बच्चे फिर सारी गलत हरकतें करेंगे। कोई भी दो राय नहीं है। कोई बच्चा बिगड़ा हुआ दिख जाए, आप उसका बचपन इमेजिन कर लेना कि हाँ बचपन में इसने कितनी अपने माँ की मारें खाई हुई है, या फिर हर समय वो टोट, ये जो हम देखते हैं ना बच्चे, हम लोग ये बोल देते हैं कि बच्चों में ना आजकल स्टेमिना नहीं है, पेरेंट्स कुछ भी डांटते हैं तो वो मतलब कि भाई 10th का रिजल्ट बेकार आ गया, 12th का रिजल्ट बेकार आ गया, बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? भाई आपने खेलने प्रेशर के बहुत टाइम तो, ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा। हाँ खेलने के टाइम तो आपने आजादी दी नहीं उनको, ठीक है, और अब प्रेशर इतना ज्यादा बना के रख दिया, बच्चा क्या करेगा?
अरे मेरे 95% नहीं आएंगे तो मैं सोसाइटी में क्या इज्जत दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कह के भेजा था बेटा बहुत अच्छे से एग्जाम देना, आपके इतने नंबर आने चाहिए। देखो आपके उसने कजन ने ना 99% लेकर आए थे। बच्चे कभी भी गलत हरकत करेंगे, मतलब पेरेंटिंग के ऊपर आप लोगों को मुझसे 1000 टिप्स अगर चाहिए ना तो मैं 1000 देने के लिए तैयार हूँ कि भाई बच्चों को किस तरह की परवरिश मिलनी चाहिए। क्योंकि पर पढ़ने के लिए इनकरेज कैसे करें? खेलने के लिए तो दे रखा है कि सारा दिन खेल लो, पर जो 1-1.5 घंटा होता है कि पढ़ लो, उस टाइम वो आते ही नहीं, गायब हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप बच्चे को पूरा दिन पढ़ने के लिए दो, ठीक है? खेल खेल के इतना खाली हो जाएगा, वो खेलने के बाद इतना खाली हो जाएगा ना, जो वो बैठ कर पढ़ेगा ना इतनी तल्लीनता से पढ़ेगा ना, वो उसका 1 घंटा पढ़ा हुआ ना पूरे दिन के 10 घंटों के बराबर होगा। हाँ, ये तो है, जब बैठ जाए तब तो बहुत अच्छा करते हैं, पर बैठते ही नहीं तो करें क्या फिर? क्योंकि आपने वो खेलने के टाइम बोला था ना कि बेटा ये कोई खेलने का टाइम है, कंप्यूटर बंद करो, पीएसपी बंद करो, अभी ये नहीं करना, अभी ये नहीं करना। नहीं, हर वक्त तो मैं नहीं कहती बंद करने तो को, आप तो एक हफ्ता खेलो जितना खेलना है। तो पढ़ने के लिए कहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कहना पड़ेगा। आप एक हफ्ता कुछ मत बोलो बच्चों को, ठीक है? वो जिस टाइम खेलना चाहते हैं उस टाइम खेलने दो, फिर वो जब पढ़ेंगे ना उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी मतलब स्कॉलर चाइल्ड रही है, बट शी वॉज अ गुड आर्टिस्ट, शी इज अ गुड आर्टिस्ट। वो सब चीजें इतनी परफेक्शन से करेगी ना, मतलब अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। अब मेरा बेटा वो प्लेफुल बहुत ज्यादा था, 9th क्लास तक भी इतना खेला है, 10th में उसके आ गए होंगे कुछ 78% मार्क्स, जबकि मेरी बेटी मतलब बड़े अच्छे, भाई उसने जैसे भाई 96% लेकर आई थी मेरी डॉटर 12th में, मेरा बेटा कितने लेकर आया? 85%। अब मैंने क्या किया, वो बेचारा थोड़ा सा रुआसा हो गया, बेचारा रोने भी लगा, तो अब मैं क्या करती? क्या मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बेटे के आंख में आंसू आ रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा जितनी मेहनत की ना उतने नंबर मिल गए, अब आगे देखो हमें क्या करना है। मैंने नहीं बोला उसको कि बेटा आपने पहले पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा होता, आज किस लिए आंसू बहा रहे हो बैठ के। मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ अपने बेटे को। मैंने उसको यही बोला कि बेटा जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहते हो ना, आपने खुश होकर पढ़ाई की, आपको इतने नंबर मिल गए, और आज वो लंदन में बैठा है, वॉरिक उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी कि मुझे वहां पर जाना है। अब मैंने उसको नहीं बोला कि आपने सपना तो देखा वॉरिक यूनिवर्सिटी का और पढ़ रहे हो आप ड्यू जैसे भी नहीं, सत्यवती कॉलेज जैसी पढ़ाई कर रहे हो आप तो वो खूब खेला, लेकिन उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी कि मुझे वॉरिक यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अपने स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलम से उसने बहुत अच्छे से किए, मतलब कि आप उसके स्कूल के टीचर से मिलकर देखो, मतलब हर टीचर उसकी तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर इतना अच्छा था। तो जरूरी नहीं है ना कि भाई वो, हो सकता है 99% वो नंबर ले आता है लेकिन अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं करता। मेरी तो बेटी भी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स देती थी 12th के, तो वो इतना ज्यादा कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मैं उसको उठाकर ले जाती थी कि चल तुझे इंडिया गेट घुमा लाती हूँ, चल तुझे चुस्की खिलाकर लाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले बेटा, माइंड फ्रेश होगा। और मेरा बेटा जब नहीं पढ़ता था मैंने उसको कभी नहीं बोला कि बेटा तेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा, तू बैठ के पढ़ क्यों नहीं रहा, तू ये क्यों कर रहा है, तू दोस्तों से बात क्यों कर रहा है, कभी भी नहीं। अपने अपने तरीके हैं, और प्यार से हर चीज अच्छी होती है, आप इस चीज को मान के रख लो। बच्चे को आजादी दोगे तभी वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाएगा, अदरवाइज वो जितनी बंदिशों में पलेगा ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो देखो निकलेगी, कहीं पर भी निकले। तो मेरे कहने से एक हफ्ता आप ट्राई करके देखो कि बच्चे को कुछ मत बोलो कि बेटा जब आपका मन हो ना आप तब पढ़ लेना, देखो आपको कितना अच्छा रिजल्ट निकाल कर दिखाता है। मतलब मैं तो खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है। मेरी बेटी हमेशा कि भाई जैसे भाई उसको सब बोलते थे कि ये तो 99%, मैं उसको बोलती थी बेटा कोई जरूरत नहीं है 99 की, तू जितने नंबर लाकर तेरे को खुशी मिलती है, तेरे को लाइफ एंजॉय करनी है, तेरे को मजे में रहना है, तेरे को अच्छा खाना खाना है, तू म्यूजिक सुन, तू सब चीजें कर। कभी भी उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर लेकर आई, मतलब अपने कॉलेज अपने स्कूल में उसने इकोनॉमिक्स में टॉप किया है, मतलब कि इसको स्कॉलर अवार्ड मिला इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा नंबर्स लेकर आने के लिए। और आप उनको मतलब पूछो, बोलेंगे कि हाँ मेरी मम्मी ने हमें कभी नहीं बोला कि भाई हमारे ऊपर डंडा लेकर कभी नहीं खड़ी हुई, कि भाई आपकी फ्रीडम है, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ो।
और जितने भी अच्छे बच्चे निकले जिनको आप देखोगे कि भाई हाँ इन्होंने बहुत सक्सेस की हुई है लाइफ में, आप उनकी लाइफ के अंदर जाकर देखना, उनकी लाइफ रिवाइंड करके देखना कि वो बहुत आराम से पढ़े हैं। डंडे वाले मेरी तो लाइफ का पार्ट नहीं है, डंडे वाली माँ और पिटाई खाए हुए बच्चे मेरा बिल्कुल अलग सोचना है। अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर किसी दिन बोलोगे तो इसी टॉपिक के ऊपर एक अलग से हम अपना सेशन रख सकते हैं। पेरेंटिंग के ऊपर जितना मर्जी बुलवा लो। मैं मेरे पास है मेरे फ्रेंड, मतलब जो मेरा बेटा है उसकी फ्रेंड्स की मदर है, मतलब मेरा बेटा जाता था जैसे स्कूल में, ही वाज इन 4th स्टैंडर्ड, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो इतना ज्यादा अपनी मम्मी के चिपकू था ना कि वो अपनी मम्मी से हटता ही नहीं था, बस स्कूल जाता था इतना था। और मेरा बेटा मतलब कि वो अपना नाइट स्टे के लिए भी चला, मतलब सबको बड़ी हैरानी होती थी कि आपका बेटा कैसे रह जाता है। तो वो जो बच्चा हमेशा अपनी माँ के चिपका रहता था ना, उसका बेटा पहली बार मेरे यहाँ नाइट स्टे के लिए आया था और उसकी मम्मी बिलीव नहीं कर पाई कि मीनाक्षी मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि भाई मैं अपने बेटे को कहीं बाहर भेज दूं या मेरा बेटा मेरे बिना कहीं रात को स्पेंड भी कर पाएगा। और वो आज तक मतलब कि अब मेरा बेटा अब ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा, कितने साल पुरानी बात है ये, ठीक है 16 साल पुरानी बात है। वो आज तक मुझे थैंक यू बोलती है कि भाई आपकी वजह से ना मेरे बच्चे सुखी हो गए, कि भाई मेरे बच्चे भी सुखी हो गए और मैं खुद भी सुखी हो गई। वो इस तरह से बोलती है उसको, वो मुझे हमेशा कहती है कि ना तुमसे बात करना ना करने जैसा है। तो ठीक है ना, अगर मेरे बोलने से भाई मेरे समझाने से किसी की लाइफ में अच्छा हो सकता है, मैं तो बोल सकती हूँ आराम से। मेरे पास कोई ऐसे शब्दों की कंजूसी नहीं है, कितना मर्जी बुलवा लो। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा है। आज भाई देखो अगर कुछ ज्यादा हो गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को ये पता है कि हाँ जितना भी बोला है उसमें से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अच्छा है। हाँ जी चलिए आज का सेशन कंप्लीट करें हम लोग, या फिर किसी को कुछ कहना है अभी? पूजा मीनू मैं बोल रही थी रितु। हाँ जी रितु, हाँ जी हाँ जी, मैं आपने बताया, चलो मैंने मेरा भी सेम यही फंडा रहा है, कभी नहीं बच्चों को डांटा, कभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया, कभी खेलने के लिए मना नहीं किया। और आज देखो और छोटा बेटा बिल्कुल छोटा देखो दोनों SRCC में बच्चों है में एंड बड़ा अपना MBA फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी से करके जॉब कर रहा है। बिल्कुल कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। वो ऑलवेज कहते हैं मम्मी कभी टीवी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कभी खेलने के लिए नहीं थी। अपने आप कर लेते हैं अपना बच्चे, मतलब उनको मालूम है उन्हें कहाँ पढ़ना है, कैसे करना है। हाँ देखो मैं दोनों बच्चों से मिली हूँ और इस चीज का रिफ्लेक्शन दिखता भी है दोनों के अंदर कि इनको कितने अच्छे मतलब संस्कार मिले हुए हैं। ये जो हमारा प्रेम है ये क्या है, ये संस्कार होते हैं। बिल्कुल, इवन टीचर्स ऑलवेज बोलती हैं कि अपब्रिंगिंग कैसे की है बच्चों की, हमें भी टिप्स दो ऑलवेज। भी कहते हैं मेरी बेटी की पेरेंट्स, वो टीचर्स जब पेरेंट्स मीटिंग में जाओ तो, पर बेटे का थोड़ा है उसकी भी तारीफ करते हैं सब लोग, पर मेरे को ये है कि उसमें जितना कैलिबर है वो उसको यूज नहीं करता, तो मुझे बोलना पड़ता है। उसके कैलिबर को बाहर आने के लिए ना आपको थोड़ा सा स्पेस देना हो, थोड़ा सा टाइम चाहिए। मतलब कई बार बच्चे अभी वो 8th में हो गया, 7th हाँ, तक मैंने उसको फ्रीडम दे रखी थी, अब वो मैंने एकदम थोड़ा शाइन करेगा, वो जब करेगा ना वो एकदम शाइन करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। देखो किसी के ना जो दूध के दांत हैं, किसी के मतलब कि बच्चा 3rd क्लास में होता है, 2nd में होता है, तब टूट जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके 6, 7 तक भी टूटते हैं। तो सब बच्चों को अलग अलग वो होती है कि भाई उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो हमने क्या किया है, हम लोग सिर्फ ना 20-25 साल पहले उनसे पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें माँ बाप बनाया, लेकिन हम हक नहीं रखते हैं कि हम उनके साथ जोर जबरदस्ती करें या उनको डांटे मारें। नहीं, हमारा हक सिर्फ इतना है कि हम उनसे पहले पैदा हुए हैं, तो हम मुझे लगता है हाँ जी मुझे लगता है हर बच्चा अपने आप में स्टार है। हाँ, और बस हमें रिस्ट्रिक्शंस ना दें। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होती भी नहीं है, पर कई बार ये होता है कि भाई हाँ ये कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स आजकल के जमाने में नहीं देता। मेरे ख्याल से आफ्टर दैट मूवी जो आमिर खान की थी 3 इडियट्स, उसके बाद तो सब लोगों ने, सब पेरेंट्स ने अपने आप का लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। इवन हम लोग भी, मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं।
हम लोगों को फ्री हैंड होता था ऑलवेज, जितना मर्जी पढ़ो, नहीं पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, जो करना करो लाइफ में ऑलवेज। मतलब मैं कहती हूँ हम, मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो इतनी सुपर्ब थी, तो हम अपने बच्चों को उससे बेटर ही दिया हमने, उससे कम नहीं दिया हाँ, मेरे ख्याल से। और बाकी तो देखो कुछ स्टार्स भी होते हैं और बच्चे के स्टार्स भी होते हैं, हाँ, ये फर्क होता है मोनिका, सब चीजों डोंट वरी। का जुड़ा हाँ रिफ्लेक्शन आता है। बस हमें ये करना है कि हम लोग जो हर समय वो डांट के मूड में रहते हैं ना कि नहीं आपको इतने नंबर लाने हैं, नहीं तो हमारी सोसाइटी में इमेज घट जाएगी कि भाई आप, मैं अपनी फ्रेंड को क्या बताऊंगी अगर तुम 90% से कम ले आए। ये जो नहीं, नहीं, कुछ ऐसा टारगेट नहीं रखा हुआ, पर एटलीस्ट एवरेज स्टूडेंट्स में रहे ये रखा हुआ है। क्यों एवरेज बनाना चाहते हो? वो जीनियस बनने के लिए पैदा हुआ है, आप उसको एवरेज बनाने पर लगे हो। सिर्फ आप इसको एक हफ्ता ट्राई करके देखो, देन वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, हाँ, आपको क्या नजर आया उसके अंदर, क्योंकि मेरी पेरेंटिंग कभी फेल नहीं हुई आज तक। मतलब मैंने तो अपनी बराबर की लेडीज को बहुत दी हुई है। सब बच्चे सुखी हैं, सब माएँ सुखी हैं। चलिए भाई, आज मैंने थैंक यू। काफी ज्यादा हमारा टाइम हो गया है। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक और बहुत ज्यादा, मतलब आगे आगे जैसे रीडिंग्स जाएंगी हमारी बहुत सुंदर आने वाली हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द ब्यूटीफुल सेशन। थैंक